फैंसी ड्रेस कंपटीशन बच्चों में होती है। मम्मी ने सबसे पहले मुझे दूरदर्शन की न्यूज एंकर बनाया था। तो आज भी याद है कि मैं न्यूज जब पढ़ती थी तो गुजराती पढ़ूं ऐसे नहीं पढ़ती थी। अच्छा। पर एक न्यूज रीडर अगर पढ़े तो कैसे पढ़े। आज ही वडोदराમાં આટલું વરસાદ પડ્યો છે तो मम्मी ने पूरे वो कागज और सब इकट्ठा करके एक टीवी सेट बनाया। अच्छा। और मुझे टीवी सेट पहना दिया। और वो स्क्वायर जो पार्ट था उसमें बीच में मम्मी ने क्राउन लिखा था। उस वक्त क्राउन टीवी आता था। तो क्राउन भी लिखा था मम्मी ने। और मैं सिर्फ इतनी ही फ्रेम में स्क्वायर फ्रेम में आ जाऊं ऐसे मैं स्ट्रेट करके मैंने वो न्यूज पढ़ा था। अक्सर लोग पूछते हैं यादें क्या होती हैं। क्या ये सिर्फ बीते हुए कल की एक कुछ धुंधली तस्वीरें हैं या फिर दिमाग के किसी कोने में दबी हुई पुरानी कहानियां। सच तो यह है कि यादें कोई जानकारी नहीं है बल्कि एक एहसास है। ये वो खुशबू है जो किसी पुराने दोस्त के मिलने के बाद अचानक हवा में घुल जाती है। ये वो धुन है जो रेडियो पर बजते ही आपको सीधे गलियों में ले जाती है। इंसान यादों को बुलाता नहीं है, यादें खुद दस्तक देती हैं। कभी किसी पुराने खत के पन्नों में तो कभी बारिश की पहली बूंद की सौंधी महक में। हम तब याद करते हैं जब हम अकेले होते हैं, जब दुनिया का शोर थम जाता है और हमारे भीतर का सन्नाटा बोलने लगता है। तो ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर यादें न होती तो हम आज जो हैं वो कभी बन ही नहीं पाते। बिना यादों के इंसान उस खाली किताब की तरह होता है जिसके पन्नों पर कोई कहानी नहीं लिखी। यादें हमें बताती हैं कि हमने संघर्ष किया है, हमने प्यार किया है और सबसे ज़रूरी हमें एहसास दिलाती हैं कि हम जिंदा हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है यादें अनलिमिटेड। अनकही कहानियाँ और कुछ यादें जिंदगी की। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मेघना जोशी जी, एक जानी मानी मनोवैज्ञानिक, प्रेरक वक्ता, लेखिका और शिक्षिका, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से लोगों के मन, भावना और जीवन को समझने और संवारने का काम किया है। मेघना जोशी सालों से लोगों के मन की उलझनें सुलझाती आई हैं, लेकिन आज कोशिश होगी कि उनके अपने मन की कुछ खिड़कियां खोलने की। मेघना जी, आज आपसे साइकोलॉजिस्ट की तरह नहीं, एक आम इंसान की तरह बात करेंगे जो कभी बच्ची रही होगी, कभी डरी होगी, कभी टूटी होगी और कभी बहुत खुश भी हुई होगी। मेघना जी, आपका यादें अनलिमिटेड में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने जब पहला याद के बारे में कुछ बोला तब से एक ट्रांस में चलने का मेरा शुरू हो गया। अभी यहाँ आके ही शुरू हो गया है जी। तो पहली बार ऐसा एक एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है क्योंकि पिछले 22 साल से बीइंग अ काउंसलर बहुत सारे लोगों ने अपनी जितने भी इमोशंस है, जितने भी डार्क साइड से, वो सबकी मैंने सुनी है लेकिन सुनाई नहीं है किसी को। अच्छा, हम आज से शुरू करें तो जनरली तो शुरू होती है बचपन से, लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि आपको अपने बचपन की सबसे पहली इमोशनल मेमोरी कौन सी याद आती है? पहली इमोशनल मेमोरी मेरी गुड्डे की शादी, जब मैंने अपनी गुड़िया की शादी की थी जी। क्योंकि वो इमोशन उसको बोलते हैं तब पता पहली बार चला था क्योंकि मम्मी जो मुझे बोलती थी वो उस दिन मैं अपनी गुड़िया को बोलती थी। तो अगर इमोशनल मोमेंट अगर हम बोले तो वो जब मैंने गुड़िया की शादी की और कुछ था नहीं मेरे पास, तो जो भी जितनी भी चीजें थी वो सब संवारी, उसको भी डेकोरेट किया और फिर मेरी गुड़िया मेरी फ्रेंड के घर शादी करके ब्याह के हम ले गए। तो दैट वाज आई थिंक मेरी पहली इमोशनल मोमेंट हम बोल सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा और वजह से बताएं क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो बात कर रही हैं आप कि गुड्डा गुड्डी की शादी हुआ करती थी, तो आज के बच्चों के लिए तो बहुत नई बात है। वो होता क्या था, थोड़ा सा अपन उसका वर्णन करें। जी, मैं नफीस भाई इतना बोल सकती हूँ कि मैं जिसके भी घर जाती बचपन में तो हमेशा बड़े बड़े घर होते थे या फिर छोटे घर होते थे या फिर आप समझो कि एक छोटी सी हट, एक झोपड़ी भी हो सकती थी जी।
मेरी क्यूरियोसिटी हमेशा ये रहती थी कि ये घर में अगर मुझे थोड़े से बर्तन मिले या फिर गुड़िया मिली तो कौन से कोने में मैं खेलूंगी। अच्छा। तो और ऐसा था कि फॉर्चुनेटली मेरे मामा सब लंदन में थे, तो हम लोग जो भी जितने भी बच्चे साथ में खेलते थे उसमें से मैं ऐसी पहली थी जिसके पास गुड़िया लंदन से आई थी। अरे वाह। तो वो लंदन की रानी विक्टोरिया, तो मैं कभी कभी अपनी गुड़िया का नाम विक्टोरिया रखती थी, कभी कभी मैं फिर जब मुझे पता चला कि एक जो रानी है उसका नाम डायना है, अच्छा, तो फिर मैंने उसका नाम डायना भी रख दिया था। तो बचपन में वो नाम रखना, फिर नाम रख के बेसिकली मैं बोलूं कि मैं कल्पनाशील बहुत ही थी। अच्छा। मैं अपने आप हर रोज एक नई कहानी बनाती थी और कहानी के लिए मुझे कैरेक्टर्स चाहिए, पात्र चाहिए। तो वो सब मैं वो गुड्डा गुड़ियों के खेल में या फिर बर्तन के खेल में वो सब जितनी भी स्टोरीज मैं खुद बनाती थी ना, वो उसमें मैं जैसे उसमें प्राण हम फूटते हैं ना, ऐसे में उसमें उसके अंदर एक पूरा एक जीवन उसके अंदर डालने का मेरा प्रयत्न होता था। पर ये आपने बोला कि अभी के बच्चों के पास ये अनुभव ही नहीं है। वो एक ऐसा अरसा था कि सभी के पास खिलौनों में अगर लड़का है, उसमें जेंडर बायस जैसा कुछ था नहीं उस वक्त। हमको पता भी नहीं था कि अच्छा ये लड़का है तो वो कार से खेलता है, अच्छा मैं लड़की हूँ तो मैं गुड़िया से खेलती हूँ। वो बहुत साहजिक था। अच्छा। पर अभी जब मैं ऐसे काउंसलर देखती हूँ तो उसमें भी सबको लगता है कि अच्छा तू लड़की है इसलिए तू गुड़िया से खेलती थी, तो तेरे अंदर ऐसा कोई सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया है कि जब अगर हम स्त्री है तो स्त्री बर्तन से खेलती है, फिर स्त्री जब छोटी होती है तो बर्तन से खेले या फिर गुड़िया से खेले। उस वक्त जो भी था ना वो बहुत नेचुरल था। तो नेचुरल वेज में जो भी खिलौने आते थे, बट हाँ मेरा जो पहला प्यार बोल सकते हैं वो मेरी गुड़िया थी। बहुत सालों तक उसको मैंने संभाल के रखा था, बहुत सालों तक। अभी मैंने याद करने की ट्राई भी की कि अभी लास्ट मैंने उसको कब देखा था, तो वो मैं नहीं याद कर पा रही हूँ। अच्छा। शायद मेरे मैरिज से कितने साल पहले, वो मेरे पास अभी नहीं है, पर पहला जो अटैचमेंट बोलो या फिर पॉजेसिवनेस बोलो तो वो मेरी गुड़िया थी। वो कहाँ गई गुड़िया अभी? शायद मेरे अंदर। अच्छा। क्योंकि उसके बाद आई थिंक मैंने 2-3 साल पहले उस पर एक कविता भी लिखी थी। जब ऐसे आपके जैसे किसी ने कुछ पूछा होगा और जब मैंने अंदर से अपने अंदर ट्रैवल की होगी, तब मैंने एक उसके ऊपर कविता लिखी थी। तो शायद मुझे लगता है कि जो बच्ची छोटी होती है तब जो गुड़िया से खेलती है वो शायद अपने आप से खेलती है। अच्छा। और फिर बड़ी होके कहीं ना कहीं वो गुड़िया उसके अंदर आ जाती है। वो शायद चाबी वाली गुड़िया भी हो सकती है जी। और शायद अपने आप चल सके ऐसी गुड़िया भी हो सकती है। पर मेरे पास जो गुड़िया थी उसमें पहली बार ऐसा इंडिया में आया था, उसमें एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था जिससे अगर वो स्विच दबाए तो वो रो ले और अगर वो स्विच दबाए तो वो हंस ले। तो वो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था कि अच्छा मैं स्विच दबाऊंगी तो वो रोएगी, मैं स्विच दबाऊंगी तो वो हंसेगी। तो शायद ऐसा बोल सकते हैं कि वो सब इमोशंस जो थे अभी अपने अंदर आ गए हैं। मतलब बटन में इमोशंस थे गुड़िया के, हाँ, अब वो इंसान में आ गए। वो इंसान में आ तो गए। वो भी ये है कि किसी के कहने से लोग क्या कहेंगे उसके हिसाब से अपने एक्शन रिएक्शन देता है। हाँ, वो बटन अब लोगों के पास चला लोगों गया। के पास। पर अभी ऐसा है कि शायद मैंने अपना रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में ले लिया है। अच्छा। अभी किसी को देना बंद कर दिया है रिमोट कंट्रोल, जहाँ इमोशन की बात होती है जी। तो मेरे खुद के अंदर मेरी चाबी मेरे पास ही है। चलिए उस गुड़िया की कहानी और दो लाइनें सुनेंगे। माता पिता का मतलब घर का माहौल कैसा था वो थोड़ा सा बताइए। उस वक्त जब मुझे बचपन का एक भी क्वेश्चन आता है, एक भी प्रश्न आता है, तो मैं बोलती हूँ कि सबसे अमीर मैं थी। सबसे अमीर, मेरी अमीरी बहुत ज्यादा थी बचपन में। मेरा जन्म अमरेली में हुआ है, तो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि मेरा जन्म रमेश पारेख के गांव में हुआ है। रमेश पारेख गुजराती साहित्य के सबसे जो कवि तो है ही, लेकिन मेरे लिए वंदनीय है। अच्छा। तो रमेश पारेख के गांव अमरेली में मेरा जन्म हुआ है। ऐसा मैं बहुत गर्व से हर एक जगह पे बोलती रहती हूँ। और फिर अहमदाबाद में 5-6 साल तक मैं रही, तो मेरा फर्स्ट स्कूलिंग अहमदाबाद दीवान बल्लू भाई स्कूल में हुआ जी। उसके बाद पापा की ट्रांसफर यहाँ बड़ौदा में हुई
और फिर बड़ौदा ही अब मादरे वतन है। अच्छा। तो बड़ौदा में पापा ने आईपीसीएल में जॉब ली। तो एक आईपीसीएल टाउनशिप, आईपीसीएल स्कूल, आईपीसीएल क्लब, तो पूरा एक माहौल ऐसा मिला कि उस माहौल में मेरे आसपास जो था वो कला, प्यार, एक्सेप्टेंस, सम्मान, कहीं पे कुछ था ही नहीं जो आजकल के बच्चों में या फिर आजकल के जो वातावरण में जो है सब, वहां पे सब ऐसा बोल सकती सब अच्छा ही था। पापा इंजीनियर है, तो टिपिकली अ टेक्नोक्रेट पर्सन। बड़े पापा संगीतकार और साथ में एडवोकेट भी थे, सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर थे। तो मेरे बड़े पापा, जिनको गुजरात और बड़ौदा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, नरेंद्र जोशी जी। तो ऐसा हुआ कि पापा और बड़े पापा, फैमिली में सभी लोग कला के बहुत ही शौकीन थे जी। तो हमारे घर में गाना बजाना, कविताएं, भजन, वो सब आए दिन हुआ करता था। तो बचपन से ही वो एक घर का माहौल था कि जैसे हम बोलते बैठक, अच्छा, है ना। तो सैटरडे संडे को हमारे घर में म्यूजिक की बैठक होना बहुत आम बात थी। मम्मी भी बहुत ही अच्छी रीडर थी। अच्छा। तो शी इज ऑल्सो फ्रॉम अमरेली। तो मम्मी ने भी पहले से पुस्तक बहुत अच्छी तरह से मुझे दिए। जब भी कुछ भी पढ़ना शुरू किया तो बहुत ही अच्छी तरह से मुझे सब अलग अलग किताबें दी। पर मैं इतना बोलूं कि जब लोग बच्चे बड़े करते हैं तो एक टिपिकल होता है कि सबसे पहले एबीसीडी सिखाए या फिर पोएट्री सिखाए। पोएट्री यानी स्कूल की राइम्स। पर मेरी मम्मी ने हमेशा ऐसा, जो भी बाकी के 45 बच्चे करते थे उसमें से मेघा 46 ऐसी होनी चाहिए कि जो अलग हो। तो पहले से शायद मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा आ गया कि मुझे अलग बनना है, मुझे कुछ अलग करना है, देयर शुड बी सम यूनिकनेस। तो वो शायद मेरे घर से ही शुरू हुआ। तो एक मेरा छोटा भाई है, वो भी अभी प्रोफेशनल सिंगर एंड कंपोजर है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है। तो उसने भी ऐसा ही कुछ अलग प्रोफेशन लिया। मैं एक बात करूं आपको कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन बच्चों में होती है। तो जूनियर केजी से लेके शुरू हो जाता है जी। तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आप कौन से किरदार निभाते हो ना, वो उसका बहुत बड़ा एक असर आप जब बड़े हो ना तब तक होता है। उसकी मैं सबसे बड़ी उदाहरण हूँ। अच्छा। क्योंकि मम्मी ने सबसे पहले मुझे दूरदर्शन की न्यूज एंकर बनाया था फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। और मुझे पता है कि उस वक्त जब भी जो न्यूज़पेपर आते थे घर में, गुजरात समाचार और संदेश दोनों आते थे, तो आज भी याद है कि मैं न्यूज़ जब पढ़ती थी तो गुजराती पढ़ूं ऐसे नहीं पढ़ती थी। अच्छा। पर एक न्यूज़ रीडर अगर पढ़े तो कैसे पढ़े, आज ही वडोदराમાં આટલું વરસાદ પડ્યો છે, तो मैं हमेशा जो भी न्यूज़ रीडर थे ना उसको मैं इमिटेट करने की ट्राई करती थी। अच्छा। और वो जो इमिटेट करती थी इसलिए मम्मी ने पहली बार मुझे न्यूज़ रीडर बनाया। तो उसमें क्या करना था, तो मम्मी ने पूरे वो कागज और सब इकट्ठा करके एक टीवी सेट बनाया। अच्छा। और मुझे टीवी सेट पहना दिया। और वो स्क्वायर जो पार्ट था उसमें बीच में मम्मी ने क्राउन लिखा था। उस वक्त क्राउन टीवी आता था। तो क्राउन भी लिखा था मम्मी ने। और मैं सिर्फ इतनी ही फ्रेम में, स्क्वायर फ्रेम में आ जाऊं ऐसे मैं स्ट्रेट करके मैंने वो न्यूज पढ़ा था। तो दैट वाज माय फर्स्ट। और मेरे भाई को कि जब शायद वो गाता था अच्छा गाता था, फिर भी पता नहीं था कि वो बड़ा होके सिंगर बनेगा। लेकिन उसको मम्मी ने गुलाम अली बनाया था। अच्छा। और गुलाम अली जी की नाम सुनना, मेहंदी हसन की गजल सुनना इतना इजी नहीं था उस वक्त। तो मुझे याद है कि उसके लिए शेरवानी बनाने के लिए मम्मी कहाँ कहाँ पे दौड़ी। और वो पापा के पैंट के कपड़ा जो था उसमें से मम्मी ने वो छोटे बच्चे की शेरवानी बनाई। और फिर हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर सही, तो उसमें वो जो गम है, गम, तो ग और घ साथ में बोलने के लिए हमको इतनी प्रैक्टिस करवाई थी। तो ये माहौल था। आपने माहौल की बात की तो मैंने थोड़ा ज्यादा लंबा आंसर दे दिया आपको। नहीं बहुत जरूरी है, वही जानना था मुझे। तो यही माहौल था कि बड़े पापा जो नरेंद्र जोशी जी है, तो मुझे याद है कि जब बहुत ही छोटे थे तब भी उनके घर जाए तो पहले 2-3 मिनट में वो चॉकलेट देना, बिस्किट देना, सब काम खत्म। उसके बाद वो सामने बिठा देते थे जो सांभर, और फिर वो एक स्टोरी सुनाते थे। अच्छा। शायद वो स्टोरी कभी
जाते थे तो हमारे सामने वो कबीर रखते थे, कभी मीराबाई रखते थे, कभी चंद्रकांत बख्शी रखते थे जी। तो ऐसे अलग अलग जो भी उन्होंने पढ़ा है वो हमको वो पहले सुनाते थे। फिर उन्होंने मुझे सिखाया डायरी लिखना। तो डायरी लिखना यानी फिर रोज आज मैंने पानी पिया, आज मैंने खाना खाया, वो नहीं, पर क्या कुछ नया किया वो मुझे लिखना है। फिर उनको जब भी मैं महीने में एक बार मिलूं तो मुझे वो दिखाना है कि मैंने ये महीने में ऐसा कुछ नया किया। तो शायद वो नया करना, अलग करना, वो जो सब है वो मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे बड़े पापा, इन तीनों ने मेरी लाइफ में शुरू किया। पापा भी ऐसे है कि मुझे याद है कि हमारे घर में कैसेट हुआ करती थी। तो कैसेट का सबसे पहला रैक पापा ने बनवाया था, कैसेट की साइज का रैक बनवाया था। अच्छा। तो उसमें गुलाम अली के जितने भी अवेलेबल कैसेट्स थी इंडिया में, जितने भी अवेलेबल, वो सब एक साथ रखी थी। अच्छा। तो उसके बाद जगजीत सिंह शुरू होते थे, उसके बाद अनूप जलोटा शुरू होते थे। तो ऐसे पापा का कलेक्शन हुआ करता था। हमारे घर एक आए थे, उन्होंने बोला कि गुलामी पिक्चर की इतनी सारी कैसेट क्यों रखी है। पर और शाम को ऐसा था कि टीवी था नहीं, और इतने फॉर्चुनेट बचपन में हम सब है, वैसे आप भी हो, कि हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था। तो स्मार्टनेस उसमें आ गई थी क्योंकि स्मार्टफोन नहीं था। तो रात को वैसे ही 2-3 लोग बैठते हैं, थोड़ा लाइट डीम करते हैं, ऐसी कोई लाइट्स भी थी नहीं रिमोट कंट्रोल वाली, फिर भी कुछ ना कुछ ट्राई करते थे जी। और फिर साथ में बैठ के हम लोग गजल सुनते थे, शाहबुद्दीन राठौर जी को सुनते थे। अच्छा। बहुत सुनते थे, बहुत सुनते थे। पर बड़ौदा में ऐसा था कि बड़ौदा में कहीं पे भी, वो दरबार हॉल हो या फिर कहीं पे भी कोई भी प्रोग्राम हो, वहां हम जाते थे। अच्छा। हाँ, तो वो एक था कि सबसे पहले जैसे मैं लक्ष्मी विलास पैलेस में गई और दरबार हॉल में जब सबसे पहले मैंने जाकिर हुसैन जी को आमने सामने देखा और उनको मैंने सुना, तो भाई ने तबला सीखा क्योंकि वो उसका था, पर मैंने सिर्फ उनकी जो स्टेज प्रेजेंस है ना, वो कंटिन्यूस उनको देखा। अच्छा। और मेरा वो था एक कि मुझे ना लोगों की कॉपी करनी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। हाँ, क्या तो करती थी गुजराती में जैसे चाड़ा पाड़वा हम बोलते कि कोई भी थोड़ा कुछ यूनिक करे ना तो मेरे से रहा नहीं जाता है। तो मैं उसकी आवाज निकालती हूँ। तो काइंड ऑफ मिमिक्री बोल सकते, लेकिन मिमिक्री नहीं, वो कॉपी ही। अच्छा। हाँ, तो मुझे अगर आप बोलो तो वो कॉपी कैट जैसा नहीं, लेकिन वो जो कॉपी करती थी आप जी, तो थोड़ा सा हमारे सुनने वालों और देखने वालों के लिए बताइए ना, क्या करती थी को? अब वो आंटी शायद वो सुनेगी तो फिर कोई बात नहीं, जो उसका 2-3 ऐसे आंटीज थे जो टिपिकल जैसे उनके हाथ ऐसे होते थे बोलते वक्त, तो हैं तो वो आंटी हमारे घर आए तो मम्मी कुछ पानी वानी दे, उसके पहले मैं हैं करके वो कर दूं, उनको भी पता चले कि मैं उनकी कॉपी कर दी। फिर जब ये रामायण सीरियल आई और दीपिका चिखलिया जी जब सीता के रोल में आई, तो उनका एक आवाज का एक टेक्सचर था, तो वो निकालने की मैं बहुत ट्राई करती थी, तो वो नहीं निकलता था मुझसे। लेकिन एक बार वो रावण उनको ले गया, तो मैंने फिर सच मेरे प्रभु आ गए, तो वो डायलॉग सच मेरे प्रभु आ गए, तो वो इतना मैं बोलती थी कि फिर घर पे कोई भी आए, पापा आए, कोई सच, तो वो निकालती। फिर जैसे हेमा मालिनी जी का था तो नहीं, तो वो जो है वो करना, और आजू बाजू वाले की तो कोई भी किसी को भी नहीं छोड़ा है। नहीं तो मतलब ऐसे कौन से थे जो आप उनकी ज्यादा कॉपी करती थी गली मोहल्ले में जो? यस, वो अभी तो ऐसा है कि जैसे एक आंटी थी, तो वो उनको ऐसा बहुत था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, तो वो मेरे पीछे, उनकी आंखें मेरे पीछे ज्यादा रहती थी, तो थोड़ा एक लगता था कि ये आंटी मेरे सामने बहुत दिखती है। तो फिर उन पे गुस्सा भी एक आता था, तो वो गुस्सा जाहिर करने के लिए और कुछ मैं कर नहीं सकती थी। तो उस वक्त हमारे घर में तो बटाकन सा काम बने तो અમારે તો એને ભાવે જ નહીં, અમારે એના પપ્પાને તો સજ્જે બટાકાનું શાક ના ભાવે, તમારે કોઈ દોસ્ત મિતા બેન, તમારે બટાકાનું શાક કરવું તો રસ્સાવાળું કરવાનું નહીં, જો હું તમને કીધું રસ્સાવાળું બટાકાનું શાક કરે એની કરતા તમે છે ને કોરું બટાકાનું શાક કરો તો બહુ સારું। तो जब भी वो पास होती थी ना,
तो मैं कुछ ना करूं, हम्म मेरे पास ल्यूना था, मैं कुछ ना करूं तो भी इतना हम्म। करके मैं चली जाती थी। तो उनको चिढ़ाती थी आप? हाँ, वो भी है? है ना, अच्छा, वो प्रोग्राम जरूर देखेंगे। शायद। और नहीं देखेगी तो मैं लिंक भेज दूंगी, क्योंकि अच्छा। अभी मैंने ये शुरू ही किया। आपने तो बहुत हम्म अच्छी जगह पे मुझे बुला। अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे स्कूल का रियूनियन था, तो हम्म मैंने सब टीचर्स जो अभी काफी बूढ़े हो गए, हम्म तो सब जितने भी आए थे, तो उनके सामने मैंने सब कन्फेशन बॉक्स जैसा करते हैं ना, जी हाँ। सब कन्फेस किया कि उस वक्त जो आपके चेयर के नीचे जो नींबू रखा था ना, वो मैंने रखा था। अच्छा। जैसे कि नींबू के ऊपर वो जो जिसको बोलते हैं वो इंडिगो पाउडर होता है ना, गड़ी, जी हाँ। वो अगर डालो ना तो उसकी बास बहुत खराब आती है, हम्म ऐसा किसी ने मुझे बोला था। हम्म तो जहां जहां जो भी टीचर्स मुझे अच्छे नहीं लगते ना, वो हम्म। सबके चेयर के नीचे हम लोग वो रख के आते थे, नींबू। नींबू वाला। अच्छा। तो वो इतने सालों के बाद मैंने स्टेज पे से, व्हेन आई वाज एंकरिंग, मैं एंकर कर रही थी वो प्रोग्राम, तो उस वक्त मैंने वो सर को बोला कि सर वो मैंने किया था। सर क्या बोले? सर को तो अभी क्या है कि अभी जो मेघा जोशी बन गई है ना, हम्म तो वो वही मेघा जोशी को देखते हैं ना अभी, तो अभी वाली को। अभी वाली को हम्म देखते हैं, तो फिर वो पीछे जाके डांटे नहीं मुझे। अच्छा, ये शरारत से याद आया मुझे जी। कि बचपन में जैसे जो दोस्त होते हैं वो शरारती होते हैं, हाँ, तो ऐसी कोई बचपन में दोस्तों के साथ शरारत की और डांट पड़ी हो? मैं ना अपनी इम्प्रेशन के लिए बहुत ही कॉन्शियस थी, जो आज भी शायद है, ऑलराइट। पर्सनालिटी का एक भाग बन गया है। मैंने ना, ऐसा है नफीस भाई, कि मैं सबकी गुड बुक में रहना बहुत पसंद करती थी, अच्छा। शायद अभी भी करती हूँ। हम्म उसमें से थोड़े प्रॉब्लम्स भी मुझे फिर पता चले कि नहीं, इतना सबकी स्वीकृति लेने के लिए की भूख क्यों है मेरे अंदर। पर यस, मैं शरारत या फिर कुछ भी जो भी मैंने किया है, इतना ज्यादा किया भी नहीं है, क्योंकि एक गुड गर्ल का जो एक होता है ना, एक डेफिनेशन, उसमें मैं पूरी फिट हो रही हूँ। अच्छे बने रहना। अच्छे बने रहना, टीचर्स के सामने अगर होमवर्क दिया तो वो खत्म करना ही है, अगर ये काम हमको दिया गया वो करना ही है, कैसे भी करके। रिजल्ट में इतनी ज्यादा पढ़ाकू नहीं थी, फिर भी अच्छा रिजल्ट आ जाता था, कभी अच्छे की श्रेणी में आ जाए, अच्छे की श्रेणी में आती थी। तो यानी अगर डांस है तो ओके, मेघा जोशी विल बी देयर। एक जिसमें मैं सबसे ज्यादा जीरो थी, वो है स्पोर्ट्स। अच्छा। हाँ, अभी भी इतनी ही जीरो हूँ। फिर भी आपने बोला कि शरारत, अभी जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे, अच्छा, जिनके लिए तो मैं पूरी यू ही हूँ, जीरो ही हूँ, फिर भी जब हमारी स्कूल का कोई एनुअल स्पोर्ट्स डे था, और हमारे जो हाउस होते थे, तो वो हाउस में एक परेड करके जाना होता था, और फिर स्टेज पे जाके मेडल लेना होता था एज ए हाउस लीडर। जबकि मैं हमेशा सेकंड लास्ट आती हूँ दौड़ने में या फिर कोई भी चीज में, स्पोर्ट्स में, फिर भी बिकॉज कि मैंने सबको इतना इम्प्रेस करके रखा हुआ था कि वो स्टेज पे जाने का काम मैंने किया था। अच्छा। तो ये माध्यम से मुझे वो सभी लड़कियों को सॉरी कहना है कि जिनकी मेहनत बहुत ही थी, लेकिन उनके नाम नहीं बोले जाते थे और मेरे नाम बोले जाते थे, और मैं जाके स्टेज पे जाके वो ले आती थी, जो भी मेडल था, जो भी सर्टिफिकेट था। क्यों ऐसा? सर बुलाते थे ना। अच्छा। टीचर्स सबकी, मैंने बोला ना कि गुड बुक जैसा था, तो शायद वो थोड़ा प्रिविलेज ज्यादा मिला था, तो उसका मुझे एक भुगतना भी पड़ा था, बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा था मुझे। मैं अगला सवाल मेरा वही था कि गुड गर्ल या अच्छा बने रहने में नुकसान कितना उठाना पड़ा है? आसान तो नहीं होता है। नुकसान ये उठाना पड़ा कि जो निर्णय तभी एक जगह पे लेने चाहिए थे, वो शायद नहीं लिए। अभी इतना रिग्रेट इसलिए नहीं है कि अभी जिसको हम पावरफुल या सक्सेसफुल बोलते हैं, वो डेफिनेशन में मैं आ गई हूँ। अच्छा। पर यस, कभी ऐसा होता है कि अगर ऐसा किया होता तो, वो जो तो है ना, वो कभी कभार एक अंदर से एक टीस जैसा लगता है कि शायद उस वक्त ये सबका अच्छा करने, आई मीन सब मुझे अच्छा ही बोले, आई शुड बी परफेक्ट, वो नहीं किया होता तो अच्छा होता। अच्छा, तो उसमें मतलब इतनी सारी बातें बताई आपने, ये तो एक अच्छी बात है ना, सबके साथ में अच्छा बना रहना,
तो आपको क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, क्या करना पड़ता था आपको इसके लिए? उसके लिए क्या होता था कि जब मेरा स्टैंड जो है, अभी मुझे पता है कि मेरे विचार जो क्लैरिटी के साथ है, वो मुझे कैसे आपके सामने या कहीं पे भी न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी रखने हैं। उस वक्त क्या होता था कि वो मेरे विचार नहीं थे, वो शायद किसी और के विचार थे जो मैंने पहन लिए थे। अच्छा। तो शायद ऐसा है कि मैं अपने विचारों के साथ जो अभी अलाइन हो गई हूँ, वो थोड़ी लेट हुई। ओके। मुझे हमेशा लगता है मैं जो भी कर रही हूँ ना, उसमें मैं थोड़ी लेट हूँ। अगर मैंने थोड़ा जल्दी ये काम शुरू किया होता तो शायद और कोई मकाम पे मैं होती। अच्छा। चलिए सफ़र को थोड़ा आगे बढ़ाएं। शरारत वाले कोई दोस्त तो आपने गिनाए नहीं, कोई थे उस वक्त बचपन में या नहीं थे? कभी आगे इस सफ़र में याद आए तो फिर वापस याद श्योर मैं करेंगे बताऊंगी। लोग कहते हैं कि बचपन हमें पूरी ज़िंदगी शेप करता है। तो आपके बचपन ने आपको क्या दिया? मेरे बचपन में ऐसा, मैंने पहले बताया कि कला जो दी, तो उसमें ऐसा हुआ कि मेरे बचपन में जैसे कि हम लोग IPCL टाउनशिप में रहते थे, तो हमारे लिए सभी चीज़ें सीखना बहुत इजी था। अच्छा। तो जैसे मैं 6 साल की थी तो स्विमिंग सीखने चली गई। तो आज भी कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकती हूँ मुझे स्विमिंग आता है। अच्छा। राइट। फिर भरतनाट्यम मैंने शुरू किया, तो अभी भी मेरे गुरुजी यहाँ पे ही है, रीमा श्रीकांत जी, तो उनके पास मैंने भरतनाट्यम सीखा। फिर क्रिकेट एकेडमी आई, तो किरण मोरे क्रिकेट एकेडमी की सबसे पहली जो लड़कियों की टीम थी। अच्छा। भले आता कुछ नहीं था पर गई। तो एक उसमें जो सबसे अच्छा जो मेरे साथ बचपन का, जैसे संगीत भी थोड़ा बहुत सीखने का प्रयत्न किया क्योंकि घर में ही इतने संगीतकार थे और है, तो वो भी सीखने की मैंने शुरुआत की। अब उसमें मैं अपने एक स्कूल टीचर को याद करना चाहूँगी कि उन्होंने, जैसे मेरी मम्मी ने मुझे न्यूज़ रीडर बनाया, वैसे जूनागढ़ में एक कोई कांड हुआ था कोई स्वामी जी का। वो स्वामी जी के कांड में एक महिला पत्रकार का खून हुआ था। अच्छा। और उसके बाद जब यूथ फेस्टिवल था, वो यूथ फेस्टिवल में बाकी के लोग इंदिरा गांधी या झांसी की रानी या ऐसा कुछ बनते थे, पर मेरे वो सर ने मेरे लिए पत्रकार की स्क्रिप्ट लिखवाई। अच्छा। और पहली बार मैं पत्रकार बनके स्टेट लेवल तक यूथ फेस्टिवल में एक्टिंग करने के लिए गई। ओके। तो वो न्यूज़ रीडर बनना, वो पत्रकार बनना, या फिर कहीं पे जाके डांस करना, कहीं पे जाके गाना, वो कुल मिला के बचपन ने मुझे जो शेप किया है वो ये है कि अभी भी कहीं पे अगर मौका मिलता है तो मैं कहीं पे एक्टिंग कर लेती हूँ। अगर मेरा लेक्चर भी चल रहा है, मैं मेंटल हेल्थ की बात करती हूँ, तो भी मैं सीधे सीधे नहीं बोलती कि ये इमोशन को ये बोलते, ये लिम्बिक सिस्टम है, ये ब्रेन है, नहीं। मैं कुछ भी चीज़ जब भी मैं आर्टिकुलेट करती हूँ, लिखती भी हूँ या फिर बोलती भी हूँ, तो उसमें वो डांस, वो नवरस सीखना, वो एक्टिंग करना, वो सब आ जाता है। उसका एक कोई उदाहरण देंगे? मुझे पता नहीं कैसे उदाहरण दूं। जैसे स्टेज पर गई जी। और आपको आपके जो सब्जेक्ट हैं उसको आप मुखातिब कर रही हैं दर्शकों को जी या सुनने वालों को, जी, तो कैसे बताएंगे जिसमें डांस भी आ जाए, गाना भी आ जाए, और तो पता चले कि हाँ ये मेघना जोशी हैं। हाँ, तो जैसे अभी मैंने शुरू किया, वैसे मैं प्रोफेशनली भी अभी मैंने शुरू किया कि अगर मुझे मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजिकल वेलबीइंग की बात लोगों तक रखनी है, तो वो एक्टिंग या फिर वो जो इमोशन है वो मैं अपनी जो मेरे काउंसलिंग रूम में मेरे सामने ऐसे जो बैठते हैं ना, वो कैरेक्टर मैं खुद बन जाती हूँ। अच्छा। हाँ, जैसे कि अगर मैंने एक ऐसी जो स्त्री है जिसके शरीर में हार्मोन्स की तकलीफ शुरू हुई है, जो मेनोपोज में से पास हो रही है, तो मैं मेनोपोज की बात बताते वक्त मैं मेनोपोज के लक्षण स्टेज पे से बोलती नहीं हूँ, वो करके दिखाती हूँ। अच्छा। या फिर 16 साल की लड़की है जो रील बनाती है, जो एडिक्टेड हो गई है, जो इन्फ्लुएंसर हो गई, वो जेनजी है, अगर मुझे बताना है उसके बारे में तो वो मैं खुद बन जाती हूँ। तो ऐसा मौका जो मेरा कीड़ा है अंदर से एक्टिंग का, जो कभी स्टेज पे जाके इतना पूरा नहीं हुआ था, अभी एक छोटा सा कीड़ा रह गया है कि कभी कभार कोई एक मूवी में छोटा सा पास होने वाला रोल भी मिल जाए तो कर लूंगी। मतलब एक्टिंग करना चाहती हैं फिल्मों में?
या जो एक बाकी रह गया है ना, वो अभी सबसे ज्यादा जो कभी कभी रात को अकेलापन लगता है या फिर अपने आप से जब बात करती, तो एक छोटी सी बात ऐसी है कि जिसमें लगता है कि उस वक्त पहली बार चांस मिला था एक्चुअली मुझे जी। बड़ौदा में ही मिला था, पर उसमें ऐसा था कि एक था, पापा मम्मी अच्छे ही थे ना, जैसा मेरे घर में डूज एंड डोंट्स जैसा नहीं था, लेकिन सिक्योरिटी वाला एक फैक्टर जो फीमेल के लिए होता है वो थोड़ा ज्यादा था। तो मैं ना बहुत सिक्योर एटमॉस्फेयर में बड़ी हुई हूँ, तो डर मेरे अंदर हमेशा रहता है। स्टेज पे हूँ फिर भी डर रहता है। अच्छा। तो वहाँ अच्छे लोग नहीं होते, वहाँ मेल्स अच्छे नहीं होते एक्टिंग की दुनिया में। और हुआ भी ऐसा कि मेरा जो फर्स्ट रोल मिला गांधीनगर गृह में नाटक था, और फर्स्ट रोल में मुझे पानेतर पहनना था, जो लग्न मैरिज में जो पहनते शादी में। और उसमें ऐसा रोल था कि जो फर्स्ट नाइट है उसमें वो लड़की बैठी, उसका पति उसको छोड़ के चला जाता है, और वो पानेतर पहन के वो लड़की बैठी है और वो अपनी बात बता रही है। बस इतना ही था, वो रोल था। आज भी मुझे याद है, वो डायलॉग्स भी शायद अभी तक याद थे। पर मम्मी को जाके बोला कि ऐसा एक रोल है। 2-3 दिन घर में थोड़ा खुसफुस हुआ। फिर बड़े लोगों ने बोला कि लड़की तो अपने मैरिज के वक्त ही पानेतर पहनती है। अच्छा। तो फैंसी ड्रेस में कुछ भी बन, वो अलग बात है, लेकिन ये तो शादी का जोड़ा है, तो शादी का जोड़ा ऐसे नाटक में पहनना, और वो भी उसमें ऐसे कोई सीन नहीं थे, पर फिर भी ऐसा लग नहीं, लड़की हूं तो ये एक छोटा सा जेंडर वाला उस वक्त लगा था, जिसकी वजह से मैं म्यूजिक कॉलेज भी नहीं गई, और मैंने फिर साइकोलॉजी में ही पढ़ना शुरू किया। क्यों साइकोलॉजी में पढ़ना शुरू किया, वो थोड़ी स्टोरी अलग है। वैसे मैं साइंस स्टूडेंट थी और मैं बीएससी मैथ्स में थी। कोई तो कारण होगा कि आपने ये सब्जेक्ट चुना? हाँ, मैं बीएससी मैथ्स में थी और कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैथ्स अच्छा लगता था लेकिन फिजिक्स आता नहीं था, और ऐसा एक कंटिन्यूस, जिसको बोलते हैं डिससैटिस्फैक्शन, कंटिन्यूस ऐसा हो रहा था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। अच्छा। और किसी की खबर देखने के लिए मैं केजीपी हॉस्पिटल गई थी, काशीबा चिल्ड्रन हॉस्पिटल जी। तो एक कांच की केबिन थी, उसके अंदर एक लेडी थी, उसका मुझे नाम भी अभी तक याद नहीं, उसका फेस ही सिर्फ याद है। छोटे छोटे बाल थे, एक स्मार्ट एक चेहरा था, और वो किसी के साथ काम कर रही थी, बच्चे उसके पेरेंट्स के साथ काम कर रही थी जी। तब मैंने पूछा कि ये जो अंदर है वो कौन है? उन्होंने बोला कि वो साइकोलॉजिस्ट है। अच्छा। मैंने बोला अच्छा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? मैंने बोला कि इतना इतना पढ़ना पड़ता है। और स्कूल में, मैं जो आईपीसीएल स्कूल में थी, शायद वो स्कूल पहली ऐसी थी कि जो स्कूल के काउंसलर थे, आज भी उनका नाम मैं यहाँ पे श्योर दूंगी, वो नहीं है, रक्षा जेवियर करके जी। तो रक्षा मैडम वाज अ काउंसलर। अच्छा। तो उस वक्त ऐसा था कि वो कितने अच्छे हैं, वो कितने स्वीट है। वैसे भी मुझे ना कोई अच्छे, कोई स्वीट हो, उससे ज्यादा ही एक खिंचाव होता था। बिल्कुल। तो ऐसा लगता था कि मैं भी ऐसी स्वीट बनूंगी, मैं भी ऐसे ही सबके साथ काम करूंगी। और दूसरा जो था कि मैंने बोला कि मैं कल्पनाशील भी बहुत थी, लोगों की कॉपी बहुत करती थी, तो वो सब कुल मिला के साइकोलॉजी में ही आता है ना। रेलवे स्टेशन जाते थे तो लोग ट्रेन देखते थे, मैं लोगों को देखती थी। तो शायद में से जैसे 3 बेंच दूर या 4 बेंच दूर अगर कोई कपल है या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं आज के दिन में भी, तो वो लोग अंदर अंदर क्या बातें करते होंगे ना, वो मैं गुनगुनाती हूँ। अच्छा। हाँ, कि ये भाई ऐसे बैठे हैं ना, आज अपनी वाइफ को ऐसा ही बोलेंगे। कैसे अंदाजा लगाते हैं? वो कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, वो ऐसा कुछ है नहीं कि मेरा अंदाजा सही होता है, लेकिन हाँ, अभी बॉडी लैंग्वेज वो सब ट्रेनिंग भी ली। अभी तो क्या है कि पढ़े, ट्रेनिंग ली और अनुभव भी है, तो अभी की बात अलग है। लेकिन बचपन से ही अगर मैं नवल कथा बोलूं, कोई नॉवेल्स बोलूं, तो उसमें भी जैसे लोग श्रीदेवी और रेखा बनना पसंद करते थे मेरे वक्त,
पर मुझे अश्विनी भट्ट की जो नॉवेल्स थी उसकी जो हीरोइन थी ना उस पे ज्यादा प्यार था। पात्र जो उसका था। हाँ। तो वो जो पात्र थे, मुख्य पात्र सेना बार्निश थी, तो सेना बार्निश अगर मैं बनूं तो कैसी बनूंगी। अच्छा। तो उस वक्त जितने भी, जैसे चंद्रकांत बख्शी की नवल कथा की जो स्त्रियां थी या फिर अश्विनी भट्ट की थी, तो उसके एक अलग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थे, उसके एक अलग बुद्धि के स्टैंडर्ड्स थे। तो वो अगर कोई पात्र है तो मैं उसका चेहरा नहीं देखती थी। अच्छा। मैं उसके अंदर की जो प्रोसेस है कि वो बातें करे तो कैसे करे, वो देखना ज्यादा पसंद करती थी। उसका बॉडी लैंग्वेज, उनके विचार, सबसे पहले तो उनके विचार। अच्छा। तो विचार और बॉडी लैंग्वेज कैसे अपने साथ जुगलबंदी करते हैं, वो देखना अच्छा लगता था। और फिर जैसे मैंने बोला कि वो केजीपी हॉस्पिटल, वो टर्न था, वो सबसे बड़ा टर्न था कि मैंने बहुत ही, वो जो लेडी थी उनको देख के मुझे ऐसा हो गया कि मुझे ऐसा बनना है। तो ये बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है। मेरे पास गूगल सर्च नहीं था कि मैं सर्च करूं। मुझे इतना पता था कि साइकोलॉजी, फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन MS यूनिवर्सिटी में है जी। तो फिर सब छोड़ के वहां चली गई। अच्छा, मैं वापस आपको फिल्मों में ले जाता हूँ कि अगर कल आपको फिल्म में एक रोल मिल जाए, हाँ, तो कौन सा पात्र निभाएंगे? अभी तो मेरे पास स्कोप नहीं है, माँ का पात्र ही निभाना पड़ेगा क्योंकि वो समय तो चला गया। पर मैं कैसी माँ होनी चाहिए? कैसी माँ तो मेरे पास एक ही आंसर कि मेरी मम्मी जैसी माँ, मेरे जैसी नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी मम्मी के अंदर जो मदर मटेरियल था वो अभी तक मैं नहीं डेवलप कर पाई। कब कब याद आती है मम्मी? मम्मी हर रोज याद आती है। हर रोज याद आती है। 5 साल से वो नहीं है इस दुनिया में। जब थी तो हर रोज फोन करते थे सब, पर जैसे कल ही कुछ ऐसा सोचा कि ये बनाना है, ये खाना बनाना है जी, तो एक आदत थी कि फोन करके पूछता कि मम्मी पानी पहले डालूं या ये पहले डालूं। तो ऐसी छोटी बात में भी मम्मी याद आती है। और जब मैंने PhD किया, जब कोई स्टेज पे जाती हूँ या फिर कब मेरे बेटे जब कहीं पे कोई अचीवमेंट करके आते हैं जी, तब सबसे ज्यादा मम्मी याद आती है। मतलब ऐसा लगता है आपको कि मम्मी के साथ इतना अच्छा वक्त निकाला, कोई एक बात रह गई हो जो मतलब आप करना चाहती थी और वो नहीं कर पाई उनके साथ? बात तो ऐसा था कि मम्मी ही बेस्ट फ्रेंड थी। तो मैरिज लाइफ से लेके सभी बात मम्मी के साथ मैंने शेयर की है। इवन जिस दिन उसका डेथ हुआ उसके अगले दिन रात को मंगलवार था, तो मम्मी ने पूछा कि आज कौन सा आर्टिकल लिखा है। तो मैंने बोला कि उसमें मुझे ये शब्द नहीं मिलता था। तो मम्मी मेरी डिक्शनरी भी थी, मम्मी मेरी एनसाइक्लोपीडिया भी थी। तो कभी कभार जैसे मुझे याद है तो मम्मी ઝવેરચંદ મેઘાણીનું પેલું કયું, और मम्मी मुझे बोलती थी, मैं बोलती थी कि मम्मी इसके अंदर गुजराती कहावत है वो कौन सी लगती है, तो मम्मी मुझे वो कहावत बोलती थी जी। तो वैसे शेयरिंग बहुत हुआ है। पर एक चीज आपने जो बोला कि हाँ मेरा PhD मम्मी थी तब नहीं हो पाया, तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखना और मेरा खुद का कोई क्लिनिक होना, वो जो करना था मम्मी जब होती अगर, वो मैं नहीं कर पाई। और मेरा पहला पुस्तक अभी भी नहीं लिख पाई हूँ। शायद जब भी लिखने का शुरुआत करती हूँ तब भी पता नहीं कहाँ पे अभी भी मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ। तो एक है कि मेरा पहला पुस्तक जब भी आएगा वो मम्मी के लिए होगा। तो आज तो डॉक्टर मेघना जोशी लिखती हैं, वो तो थीसिस बन हो गया। मम्मी का जब डेथ हुआ ना सर, उसके 12 दिन के बाद जो हमारे विधि सब होती है, वो विधि जब की ना, उस दिन फिक्स किया था कि अब और कुछ नहीं करना है। पहले थीसिस तो लिखना शुरू कर दिया था, उसको पता था कि मैं थीसिस लिख रही हूँ, पर कंप्लीट नहीं हो पाता था। तो वो एक है कि मम्मी जब थी तब मेरे आगे डॉक्टर नहीं लिखा जाता था। मम्मी जब थी तब मेरे पास कोई बुक नहीं थी जिसके अंदर मेरा नाम लिखा हो। तो ये है, अदरवाइज तो शेयरिंग तो सब किया है।
तो आज शेयर कर लो उनसे, मम्मी को। अगर अब डॉक्टर लगे, आप सपोज आपके सामने मम्मी आ जाए अभी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं हर रोज सुबह उठती हूँ, भगवान को पहले हम प्रणाम करती हूँ, उसके बाजू में ही थोड़े नजदीक में ही मम्मी का फोटोग्राफ है जी। और हर रोज बोलती हूँ कि आज मैं तेरे जैसे बनने की ट्राई करूंगी, हर रोज। और एक ही है कि उसके अंदर का जो फॉरगिवनेस का जो सादगी है, मम्मी की जो सादगी है, वो मैं नहीं डेवलप कर पाती हूँ। मैं किसी को माफ इतना जल्दी नहीं कर पाती हूँ जितनी मेरी मम्मी ने हमेशा सबको किया है। मम्मी बहुत ही इजी गोइंग थी। शायद वो, मैंने बोला ना कि सबको ऐसा लगे कि मेघा शुड बी गुड गर्ल, मेरी इमेज भी अच्छी ही होनी चाहिए, वो शायद वो सबकॉन्शियस माइंड में भी मम्मी की वजह से ही आया होगा जी, कि हमको अच्छा रहना है, बाकी को जो करना है वो करे। तो मम्मी पापा में आपको सब मतलब ज्यादा प्यार कौन करता था? वो तो अभी उसमें तो मैं नहीं कर सकती बाइफर्गेशन जरा भी, क्योंकि पापा वाज क्रेजी। पापा ने भी एकदम मम्मी के जैसा प्यार किया है। मुझे पता है कि जब मेरा बच्चा होने वाला था तो पूरे दुनिया में पहली बार कोई लेडी प्रेग्नेंट हो ऐसा माहौल पापा ने रख दिया था जी। तो जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट पहचान वाले थे, सबको मेरी बेटी को अगर कुछ हो तो आप रेडी रहना। तो पापा ने तो बहुत क्रेजी पैम्परिंग किया है मेरा। तो प्यार तो दोनों का बहुत ही एक इक्वल सा है। और हमारे घर में वैसे भी कभी ऐसा कोई हुआ ही नहीं है कि ये पापा की बेटी, ये मम्मी का बेटा, वो सब जो हर एक घर में होता है, ऐसा कुछ नहीं। लड़का लड़की में भेद नहीं था? नहीं, कुछ भी भेद नहीं था। भाई को भी उतना ही प्यार मिला? भाई को भी उतना ही प्यार मिलता। फ्रीडम, अभी बोलते कि हम फ्रीडम देते हैं, देने से भी लोग अहंकार से बोलते हैं ना कि हम तो फ्रीडम देते हैं। हमारे घर में दोनों भाई बहन को कभी ऐसा कुछ ना बोला हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जी। हाँ, साथ दिया है। कभी कभार कोई ऐसी मुश्किल आ गई, कोई संघर्ष आ गया तो साथ दिया है, लेकिन कभी ना नहीं बोला है। अच्छा, चलो चलते चलते वो बता दीजिए कि स्कूल कॉलेज के दिनों की कुछ खट्टी मीठी जो यादें होती हैं वो हमें बताइए। स्कूल के वक्त की या कॉलेज की कुछ याद आपको रह गई हो? स्कूल की यादें तो बहुत सारी है। वैसे जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी एक्टिविटी, सबसे पहले पीज दूरदर्शन शुरू हुआ तो आईपी से स्कूल पहली थी कि दूरदर्शन में बच्चों को डांस करने के लिए ले गई। तो स्कूल का तो मैं जितना बोलूं, जो भी मेरी पर्सनालिटी में जो भी अच्छी बात है तो मैं क्रेडिट स्कूल को दे सकती हूँ, मेरे बचपन को, मेरे पेरेंट्स को दे सकती हूँ। कॉलेज में ऐसा था कि मैं गुजराती लड़की, गुजराती मीडियम में पढ़ी हुई जी। और वैसे भी साइंस छोड़ के साइकोलॉजी में गई थी। उसमें भी मैंने थोड़े संघर्ष इसलिए किए थे कि वो अलाउड नहीं था। तो उस वक्त एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर जो ऐसे बोलते हैं डॉन जैसे लड़के, उनको मैंने पकड़ा था और वो भैया को बोला कि मुझे एडमिशन देने के लिए हेल्प करो। तो और जब मैं गई साइकोलॉजी में तो जो प्रोफेसर्स थे वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश बोलते थे। अच्छा। तो वो सब करके ऊपर से जाता था। तब ऐसा था भी नहीं कि मैं फ्यूचर में इंग्लिश में लेक्चर्स भी दे पाऊंगी। तो एक था कि बहुत वो पहले 6 महीने थे जो काफी संघर्ष वाले थे। फिर एक था कि हमको साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट किसी के ऊपर करने होते, जैसे अगर आप है तो आपके ऊपर मैं मेमोरी टेस्ट करूँ या कुछ भी। तो अभी जो मेरे हस्बैंड है उस वक्त फ्रेंडशिप थी और वो तो अलग ही फील्ड के है, पर सिर्फ फ्रेंडशिप थी। फ्रेंडशिप में मैंने बोला कि मेरे पास मुझे कोई मिल नहीं रहा है तो मैं सब एक्सपेरिमेंट आप पे करूँ। फिर हमारा शुरू हुआ अफेयर, प्यार शुरू हुआ। तो फिर तो उनके पास कोई था ही नहीं ना, उनको आना ही पड़ता था। तो मेरे सेकेंड ईयर के, मेरे थर्ड ईयर के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, एग्जाम के जितने भी, वो सब मैं उन पे करती थी। अच्छा। और आज भी उन पे ही करती हूँ। तो ये है कि कॉलेज लाइफ में क्योंकि मेरा कॉलेज लाइफ है ना बहुत स्कैटर्ड है। ग्रेजुएशन किया, फिर निकल गई, फिर मैंने स्पेशल एजुकेशन में काम किया, फिर से निकल गई। फिर मुझे लगा कि नहीं और पढ़ना है
तो प्रेग्नेंट हुई और मैंने मास्टर्स शुरू किया। और मैं बताती हूँ, हर एक को बहुत गर्व से बताती हूँ कि मेरे पापा ने मुझे ग्रेजुएशन तक पढ़ाया है शायद। बाकी के जितनी डिग्रीज जो मेरे साथ है वो सभी के फॉर्म मेरे हस्बैंड ने भरे हुए हैं। तो वो सब मुझे उन्होंने पढ़ाया। एक इत्तेफाक ऐसा है कि मैं जो सवाल करने वाला था उसका आधा जवाब तो आपने दे दिया। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि हमसफर कहाँ और कैसे मिला, वो कौन सा पल था जब पहली बार उसे देखा था? थोड़ा इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट में बताने की ट्राई करूंगी। आईपीसीएल टाउनशिप में अभिनव युवा केंद्र करके एक संस्था थी जो दिलीप मेहता सर जो है वो चलाते थे। अब दिलीप मेहता सर के घर में सबको बुलाते थे हर एक संडे को। उसमें एक गेम मैंने शुरू की कि 2 अनजान लोग एक दूसरे के बारे में पूछे और फिर एक दूसरे के बारे में इंट्रोडक्शन दे। अच्छा। ऐसी एक गेम मैंने ही बनाई। तो जितने भी और सब बच्चे या फिर जो भी थे उनकी पैर बन गई थी अनजान लोग को बैठने का एक दूसरे के साथ। तब मैं बैठी थी और मेरे साथ फिर कोई था नहीं, तो दिलीप सर ने बोला कि अब क्या करें, अब तो कोई है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है ये सब कर देंगे। उस वक्त ही ये जो अभी मेरे हमसफर है मिस्टर निमेश जोशी वो आए, वो उनके मामा है दिलीप मेहता सर। तो वैसे तो वो तो मिलने आए थे, उनको पता भी नहीं था। तब दिलीप मेहता सर जोर से ऐसा बोले कि मेघा तारो पार्टनर आवी गयो। अच्छा। तो बेल शायद वहीं से बजना शुरू हो गया। और फिर एक दूसरे के बारे में पूछा तो मैंने उनको बताया। वैसे ही उस वक्त तो क्या पता था आपकी बर्थ डेट कौन सी, तो उन्होंने बोला मेरी बर्थ डेट 6 अप्रैल है। मैंने बोला हो मेरी तो 5 अप्रैल है। तो फिर से दूसरा बेल बज गया कि वो बर्थडे भी साथ साथ है। फिर मैंने बोला आपका नाम क्या है, तो उसने बोला निमेश जोशी। तो मैंने बोला ओ मेरा मेघा जोशी। तो जोशी जोशी तीसरी बेल बज गई। फिर मैंने पूछा कि आप पढ़ते क्या हो। तो पढ़ने में भी ऐसा था कि जो किताबें मुझे अच्छी लगती थी वही किताबें उनको भी अच्छी लगती थी। तो वो चेकलिस्ट होता है ना, वो टिक मार्क होता गया। और वो भी बहुत सारे एक्टिविटीज करते थे, स्पिरिचुअल बहुत ही है। तो वो सब चीजें ऐसी थी कि जिससे वो साहजिक था। फ्रेंडशिप थी, फ्रेंडशिप में से उसमें भी कोई संघर्ष नहीं थे कि भाई। तीसरा और फाइनल बेल बज गया। फाइनल बेल तो फिर 1 साल के बाद बजा दिया। पर बहुत स्पीड में, ऐसा किसी को पूछने कि ये क्या करें हम लोग, अब प्यार हो गया है तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, मतलब बहुत इजी था। फैमिली उसमें में भी क्रेडिट गोज टू माय मम्मी जी। मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मैं इनके साथ मैरिज करूंगी। अच्छा। लेकिन मम्मी ने एक बार बोला कि ये लड़का कितना समझदार है और हमेशा लाइफ पार्टनर है ना, उसमें पैसे या फिर वो सब नहीं देखना, सबसे पहला वो कितना मैच्योर्ड है, कितना समझदार है, वो पहले देखने का। तो मम्मी ने बहुत ज़्यादा ही उसको प्रेज कर दिया था। तो मुझे लगा कि अच्छा मम्मी के MRI मशीन में से पास हो गया है तो फिर मुझे कोई और कुछ चेकलिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा मैं सोच रहा था कि क्या छोटी मेघना ज़्यादा बोलती थी या मन की बातें अपने भीतर रखती थी? नहीं, ज़्यादा बोलती थी। भीतर रखना शुरू किया लेटर स्टेज पे, जब पता चला कि आप अगर सब बताएंगे तो लोग आपके लिए जजमेंटल होंगे जी। तो मैं हमेशा सब बातें सबको बताती थी। पर अभी ऐसा है, जब बड़े हुए तब उसके जो परिणाम मिले, रिजल्ट मिला, वो काफ़ी नेगेटिव मिलना शुरू हुआ। अच्छा। तब से अपने आप को थोड़ा बंद करना भी शुरू किया। अच्छा, ये एक शब्द है भी आपने बोला, जजमेंटल होना। हाँ। इसको थोड़ा सा वर्णित कीजिए ना कि जजमेंटल किस तरीके के होते हैं। मतलब आपकी हरकतों से लोग अंदाज़ा लगाते हैं, आपके मतलब बातचीत पर, आपके रहन सहन पे किस तरीके से, और ये क्या होता है? जजमेंटल होना बुरी बात है या अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? जजमेंटल होके बनने के बाद उसकी गॉसिप करना बुरी बात है। सी, अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ तो थोड़ा बहुत तो मैं भी आपके लिए जजमेंटल होंगी। आप 1 घंटे से मेरे साथ बात कर रहे हैं तो शायद मैं भी इसके ये शो के बाद बोलूँगी कि नफीस भाई बैठते ऐसे हैं तो ऐसे होंगे, थोड़ा कम बोलते हैं तो शायद इंट्रोवर्ट होंगे। ये सब एक हमारा एक अंदर से वाइब आता है जिसको हम वाइब बोलते हैं, या फिर एक इंट्यूशन होता है। पर जजमेंटल यानी कि फिर उसका एक स्टेटमेंट बना देना।
और फीमेल के बारे में थोड़ा उसका चारित्र्य पे भी बहुत जाता है। और जी। हमारे समाज में अगर कोई एक्सट्रोवर्ट लड़की है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्माइल करके भी बात करती है, फ्रेंडली है, जिसके लिए जेंडर जैसा कुछ है नहीं, जिसकी जितनी आसानी से मैं आपके साथ बात करती हूँ उसी आसानी से मैं किसी भी फीमेल के साथ बात कर सकती हूँ। राइट। पर उसमें फिर समाज या फिर लोग ऐसे मिलना शुरू हुए कि आने बो हसी हसी ने बोलवानी टेव छे। तो कभी कभार लड़कियों के लिए वो थोड़ा एक स्टिकर बन जाता है ना। कभी कोई लड़की ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होती है तो वो अवेलेबल मान लेते हैं। अच्छा। अगर पहले तो मुझे पता नहीं था इसके सब रूल्स ऐसे होते हैं सोशल मीडिया के सब जी। तो अगर आप मेरे साथ बात करते हो और अगर आपने मुझे मैसेज किया, मैंने मैसेज का आपको रेसिप्रोकेट किया, तो मुझे लगता था कि वो तो करना ही चाहिए ना। जी जी। फिर लगा कि नहीं, सीधा अगर करेंगे तो बोले जो रात जोईने बैठी थी। अच्छा। तो वो थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ कि नहीं, हर एक की इतनी पात्रता नहीं होती है कि हम अपना सब दे दे। तो पहले किसी को जानो, किसी को समझो, उसके बाद उसकी जो लेवल है, उसकी जो कैपेसिटी है जी, उसी हिसाब से आप अपना इनपुट दो। तो वो तो अभी साइकोलॉजिस्ट बन गई हूँ तो फिर वो मतलब इन सब बातों के से बचने के लिए क्या करना चाहिए एक महिला को, या पुरुष भी हो सकते हैं इसके शिकार? जो भी हम बोले, जो भी हम करें, उसमें माइंडफुलनेस हो और हमारा जो भी वर्तन है, हम जो हमारे जो भी शब्द है उसमें पूरी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए जी। क्योंकि जो रिग्रेट, जो पछतावा हम बोलते हैं वो हमेशा ऐसी ही चीज़ों पे आता है कि मैं क्या करूँ, मेरे से बोला गया, मैं रो पड़ी, मैंने गुस्सा कर दिया, मेरे से हो गया। तो अब मैंने अपने ऊपर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया था पिछले 15 साल से कि अब मेरे जो भी वर्तन है, मेरे जो भी शब्द है वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि एंड ऑफ द डे मुझे कुछ रिग्रेट हो। अच्छा। कि मेरे से हो गया। तो लोग जजमेंटल हो ना हो, लोग क्या कहेंगे, उसमें से अब मैं भी बाहर निकल गई हूँ, शायद हम सब बाहर निकल गए हैं। जो पब्लिक लाइफ में आते वो सभी उसमें से बाहर निकल गए। सही बात है ना। पर फिर भी अगर ये माध्यम से मैं बोलती हूँ या फिर और कहीं पे जाके स्टेज पे जाके बोलती हूँ या फिर मेरे क्लासरूम में भी बोलती हूँ, तो मैं जो भी कुछ बोलती हूँ, जो भी कुछ करती हूँ, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है जी। अगर मेरे से कुछ भी गलत हुआ तो उसका आक्षेप, उसका ब्लेम मैं किसी और पे या किसी परिस्थिति पे, किसी समय पे मैं नहीं डालूंगी जी। तो उसका यही उपाय है कि कंटिन्यूस माइंडफुलनेस बिहेवियर और कॉन्शियस बिहेवियर। अरे ये मुश्किल नहीं लगता आपको हर वक्त में इस बात का ख्याल रखना कि कुछ मैं आपसे कुछ ऐसा कह ना दूं कि जिससे आप अंदाज़ा कुछ अलग लगा लें? या जैसे अभी तो दोस्तों में बहुत फ्रेंकनेस होती है, कुछ भी बातें करते हैं, ताली बजा के कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे वक्त में माइंडफुलनेस को मेंटेन कैसे किया जाए? आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, नहीं उसमें ना सर, हमारे पास है ना बहुत सारे सर्कल्स होते हैं जी। एक सबसे बीच में जो बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे आप जो हो वो हो। उसके बाद पहला सर्कल, तो हमारे पास ऐसे नाम होने चाहिए। जैसे मेरा सबसे पहला सर्कल है, उसमें 5 लोग ऐसे हैं कि जहाँ पे मैं जो हूँ वो हूँ। अच्छा। वहाँ पे आई डोंट वांट टू बी माइंडफुल और कॉन्शियस। फिर उसके बाद का सर्कल है वो 10 लोगों का है। वो 10 लोग ऐसे हैं कि चलो उसके साथ ये बातें हो सकती है। पर इतना तो मेंटेन हम करेंगे ही कि जो आउटर सर्कल वाले हैं, तो सबसे पहले आउटर सर्कल वाले कौन है? तो जो मुझे सोशल मीडिया पे देखते हैं, पढ़ते हैं, जो मुझे जानते भी नहीं हैं, तो वो आउटर सर्कल वाले हैं। तो वहां पे मेरी पर्सनल लाइफ शोकेस करने की कहाँ जरूरत है? राइट है ना। तो सर्कल जितना अंदर 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 जाता है तो हमारे पास वो जगह भी आ जाती है जिस जगह पे बैठ के आप जो हो वो हो सकते हो। तो मैंने अपनी जगह बना ली है। बहुत बढ़िया बात की आपने, थैंक यू सो मच फॉर दिस। कि बहुत से लोगों को ये एक आसान कर दिया आपने जी। कि किस तरीके से बिहेव करें अपने दोस्तों के साथ और कैसे सर्कल बनाएं। तो दर्शक मित्रों, आप वो कार्यक्रम देख रहे हैं जिसका नाम है यादें अनलिमिटेड,
और इसमें जो हमारे मेहमान आते हैं उसमें वो यादें तो शेयर करते ही हैं, लेकिन ऐसी खूबसूरत और अच्छी बातें जो ज्ञानवर्धक हैं या आपके जीवन में या जीवन को बदल सकती हैं, ऐसी बातें भी करते हैं। तो मेघना जोशी जी का हम सब शुक्रिया यहाँ थोड़ा सा बोलें, एक अच्छी सी बात बताई। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो इंसान रोज़ दूसरों की भावनाएं सुनता है, वह क्या कभी इमोशनली थक भी जाता है? बहुत, हम्म, क्योंकि वो भावनाएं, वो इमोशन थ्रो होते हैं। हम्म, तो कभी कभार तो उनके जो भी उनका जो गुस्सा है, उनका जो रोना है, उनके साथ जो बन गया है, वो इतना इतना गहरा होता है, गंभीर बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा होता है। तो मैकेनिकल, मैं एआई नहीं हूँ ना, मैं हूँ तो एक ह्यूमन बीइंग। तो मेरे अंदर भी वही स्किन, वही आंखें, वही कान, वही चीज़ें हैं, वही सेंसरी ऑर्गन्स है जो क्लाइंट में है। तो वो सब थ्रो तो होता है। एक थोड़ी प्रैक्टिस अपने खुद के मेंटल हेल्थ के लिए एक करनी पड़ती है। एक मेंटल हेल्थ किट जिसको बोलते हैं, मैं लोगों को भी देती रहती हूँ। तो सेल्फ हाइजीन के लिए हम लोग बहुत कॉन्शियस है। अच्छा। कि जैसे डेटोल से हाथ धो लिए, यू नो, पर सेल्फ हाइजीन फॉर मेंटल हेल्थ, उसके लिए हम इतने कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो आपने कही हुई बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी है, या फिर जिससे मुझे बहुत ही बुरा लगा है, अब वो जो बुरा लगा है, जिसमें एक एक ऐसा होता है कि क्या करूं मैं, तो उसके लिए मेरे पास 2-3 चीजें हैं, वो मैं करती रहती हूँ। एक तो है, 1-2 लोग ऐसे हैं कि जिसके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ जी। तो एक वो शरीर का एक नियम है, जो डालो वो निकले। तो एक इनपुट आउटपुट वाला जो है, तो मैं वेंट आउट हो जाती हूँ। और उसके साथ थोड़ा बहुत म्यूजिक, मेडिटेशन, मंडला आर्ट, ऐसे थोड़ी टेक्निक्स रखी है कि जिसकी वजह से मेरे ऊपर वो असर ना हो। लेकिन हाँ, 1-2 किस्से ऐसे है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं आज ही छोड़ दूंगी ये काम। तो अभी 1-2 महीने पहले ही ऐसा हुआ है कि मुझे लगा कि मैं अभी कभी ये काम नहीं कर पाऊंगी। अच्छा। तो ऐसे 2-3 फिर तब मुझे पॉज लेना पड़ता है लाइफ में। तो मैं 10 दिन 15 दिन मैं वो काम ही छोड़ देती हूँ। अच्छा। हाँ, जब मुझे लगता है कि अभी, क्योंकि किसी को सुनना और किसी को समझने के लिए मेरे खुद के अंदर तो वो कैपेसिटी होनी चाहिए ना जी। अब वही मैंने खो दी है, तो मैं कैसे किसी को सुनूंगी। तो उस वक्त ऐसा होता है कि मैं 10-15 दिन का ब्रेक ले लेती हूँ। अच्छा, ये भी एक अच्छी बात है। हाँ, जहन में का सवाल उठ रहा है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी पेशेंट या स्टूडेंट की कहानी आपके दिल में रह गई हो? हाँ, एक तो बहुत ही ज़्यादा थे, जैसे एक छोटी सी लड़की जिसके पर सेक्सुअल हरेसमेंट बहुत हुआ था। तो वो एक ऐसा है कि आज के दिन में भी फिर अभी मुझे लगता है कि मैंने उसमें से बाहर निकाल दिया है उसको, वैसा मुझे लगता है। पर फिर भी वो जहाँ भी अभी है, तो हमेशा ऐसा लगता है कि क्या मैंने सही काम किया होगा उसके साथ, क्या वो सही में वो उसमें से बाहर निकली होगी जी। तो वो एक है। छोटे बच्चों के केस में मुझे सबसे ज़्यादा मैं अफेक्टेड हो जाती हूँ। बड़ों को मैं मैनेज कर लेती हूँ, पर जब भी कोई छोटा बच्चा परेशान होता है तो मेरी परेशानी बहुत बढ़ जाती है। जैसे जुवेनाइल केसेस में हैंडल करती हूँ, तो जो जुवेनाइल बच्चे जो क्राइम कर बैठते हैं, तो उस वक्त ऐसा होता है कि वो क्राइम में से भी बाहर निकलना है, लेकिन वो क्राइम की जो गिल्ट है, जो अपराध भाव है, उसमें से बाहर निकालने के वक्त मुझे लगता है कि कहीं मेरे से कोई अपराध नहीं हो गया है ना। ये किस्से मतलब छप जाते हैं दिलो दिमाग में, तो इससे कैसे बाहर निकलती हैं, किस तरीके से निकालती हैं? ये तो याद आता रहेगा जो किस्सा आपने सुनाया अभी, उसमें डिटेल में तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी जब परिस्थितियाँ आप पे गुजरती हैं तो कैसे निपटती हैं? साइंटिफिकली ऐसा है कि जो इमोशंस है ना, कोई भी इमोशन, वो अच्छा हो या बुरा हो, उसकी जो उम्र है ना, वो बहुत कम है। अच्छा। हाँ, बहुत कम है। जैसे अभी आपने मुझे कुछ बोला, मुझे अच्छा लगा, तो मैं खुश होंगी। उसी के बाद आपने कुछ ऐसी बात बोली
कि जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा अंदर से दुख होगा या फिर रोना आएगा। तो अभी हमारी बातों में भी ऐसा हुआ है कि जैसे आपने मुझे स्कूल की बातें बताई, मैं गुड़िया के वक्त मैं अंदर से हंसती थी, मम्मी की बात करते वक्त अंदर से रोती थी। तो हंसना भी इतनी ही उम्र है, रोना भी इतनी ही उम्र है। तो साइंटिफिकली इमोशन एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते ज्यादा। अच्छा, है ना। तो एक तो ये है कि आसान है कि इमोशन ही डाइल्यूट हो जाते हैं, और दूसरा जो है कि छप जाते हैं, उसमें आप जितना भी उसको दूसरों की हेल्प के लिए अगर वो बाहर निकाल दो ना, तो वो थोड़ा इजी रह जाता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा बता दूं कि एक स्त्री थी, उसको बोला गया कि तू डाकंच है, तेरे अंदर प्रेत आ गया है जी। उसको बहुत मारा गया वो स्त्री को, क्योंकि वो मेनोपॉज में थी, उसको मूड स्विंग्स आते थे, उसको पता नहीं था। वो गांव की औरत थी, वो अपने बाल खींचती थी, बहुत ही बाल खींचती थी, उसको वो सह नहीं कर सकती थी। तो उसके जो परिवार वाले थे उसको, वो बाबा जो भी थे, वो जो उसके पास ले गए, उसने उसको मारा, वो पूरे स्किन पे डाम दिए, सब किया। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, और मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसा है कि उसका बेटा मेरा पेशेंट था। तो मैं उसके घर गई, उसके साथ बात की। मैं उसको नहीं बचा पाई, वो नहीं है। अब क्या करूं? तो क्या वो एक इमोशन है कि मैं नहीं बचा पाई, उसको छप गया है? छपा तो अभी भी है, अभी भी वो दृश्य मेरे सामने है कि वो स्त्री जिसको इतना सारा रक्तस्राव हो रहा है, वो स्त्री जो सहन नहीं कर पाती है, वो स्त्री को इन लोगों ने प्रेतात्मा बोल दिया है, और अंत में वो नहीं, सही में वो चली गई। तो उसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जो सखी प्रोजेक्ट करके शुरू किया, और मैंने उसमें सबको, माँ और बेटी, गांव के जितने भी माँ और बेटी के सम्मेलन किए, सभी को समझाने की ट्राई की कि अगर ऐसा कुछ हो तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे करते हैं, उसमें क्या यूज़ करना चाहिए, उसको डिस्पोजल कैसे करना चाहिए। तो 5 साल तक अभी भी वो कंटिन्यूस है प्रोजेक्ट मेरा जी। तो शायद ये मरहम है, वो जो घाव है ना, उसका मरहम ये है कि मैंने फिर ऐसा सोचा कि वो एक को नहीं बचा पाई, पर बाकी के 500 को अगर मैं सिखा सकूँ तो जी। तो ऐसे कुछ मरहम अपने लिए मैं लगा देती हूँ। बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, उसको आसान कर दिया आपने। आसान तो भी इतना नहीं है, क्योंकि जब भी कोई स्त्री में ऐसे कुछ चीज़ में से पास होती है, अभी भी एक स्त्री जो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम थी, मैंने उसको बहुत बोला कि ये नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर है, तू मुझे भी फ़ोन कर सकती है जी। 3 दिन के बाद वो जोर से आई और उसने मेरे पे चिल्लाया, उसने कि वो गांव की औरत थी, उसने मुझे मुंह पे बोला कि तारो धणी मरद નથી કે તને નથી મારતો, મારો ધણી મરદ છે તો મને મારે છે, मैं તારું શું ગયું? तो आई वॉज शॉक्ड। ओह माय गॉड। हाँ, तो उसने बोला कि पति है तो मारेगा, तो उसने ही इतना इजी कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे गार्ड सब बंद कर दूं। तो अभी थोड़ा एक फर्क मेरे में आया, समाज सेवा करते करते, जो भी सब काम करते करते, कि जहाँ पे सही में ज़रूरत है उतना करो, सबकी झंडा लेके मैं नहीं घूम पाऊंगी जी। तो इतना मैंने अपने आप को एक लिमिट में बांधना शुरू कर दिया कि यही मेरी लिमिट है, उससे आगे मैं नहीं जाऊंगी। तो वो लिमिट बाहर की भी है, अच्छा, और अंदर की भी है। तो अपने अंदर भी एक लिमिट बांध के रखी है कि इससे आगे मैं आपको अपने इमोशन नहीं दूंगी, इतना मैंने लिमिट कर दिया है। अच्छा, अब मैं सोच रहा था कि माहौल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि साइकोलॉजिस्ट का हो गया है। आप में साइकोलॉजिस्ट आ गए हैं जैसे जी जी। तो वहाँ से निकले। कोई अच्छी दोस्त को याद है आपकी ज़िंदगी में जो हर चीज़ आप शेयर करते हैं, या अच्छा बुरा व्हाटएवर? लिस्ट है वैसे तो पूरा। हाँ, तो बताइए ना। तो ये प्रोग्राम उसी के लिए है कि आप बताते रहे हैं जितना, और ये मौका भी है कि ये प्लेटफॉर्म है कि आज सबसे कह दें कि हम मतलब तुमसे प्यार करती हैं या करता हूँ मैं, या तुम्हें बहुत चाहती हूँ या चाहता हूँ मैं। तो ये प्लेटफॉर्म उसके लिए है कि दोस्तों को हम यहाँ से बैठकर कुछ कहें, उनके नाम के साथ कहें।
जब मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसा फोटोग्राफ है और मम्मी बोलती थी कि तेरी बहुत अच्छी सहेली थी 4-5 साल की। तो उस मेरी जिंदगी में हमेशा 3-3 लोगों का बहुत आया है। 3 का ग्रुप होता था। ओके। तो सबसे पहले जो 3 का ग्रुप था वो श्वेता, कृति और मेघा। तो वो पहले 3 का था, जिसमें हम हमारे कपड़े भी एक्सचेंज होते थे। उसके बाद आईपीसीएल टाउनशिप में आए, जो गुड़िया की शादी जो मैं बता रही हूँ वो है कल्पा शाह और मोनाली। तो वो हम तीनों ने गुड़िया की शादी, अभी भी 1-2 अवशेष है मेरे पास कल्पा के और मोनाली के। उनका गुड्डा होता था, आपकी गुड्डी होती थी। हाँ जी। तो वो एक है कि उस वक्त अच्छा तेरी गुड़िया ऐसी मेरी गुड़िया ऐसी, तो वो था। फिर स्कूल में जो फ्रेंड हुई वो अभी मैं अगर हो सके तो मैं उसको बुलाऊंगी यहाँ पे कभी वीएनएम में भी, क्योंकि शी इज़ द फर्स्ट डॉक्टर लेडी जिसने एवरेस्ट सर किया, और 7 पीक जो है विश्व के उसमें वो गई है, डॉक्टर सुरभि। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो जिसके साथ मैं पढ़ी ज़्यादा, पढ़ने का और कंपैरिजन नहीं था। सुरभि अच्छे मार्क लाए तो भी ठीक है, कुछ भी चलता था। तो सुरभि अभी भी इतने ही कांटेक्ट में है। वैशाली और शिवानी करके 2 फ्रेंड, तो वो दोनों फ्रेंड के साथ भी अभी इतने ही रिलेशन, पायल सबके साथ इतने ही है। ये सब बचपन स्कूल तक का है। उसके बाद जिगीशा और योगिनी करके 2, हमेशा 2-2 के ग्रुप में ही आए। अच्छा। फिर जिगीशा, योगिनी, मेघना। तो कॉलेज में पहले 3 थे, फिर 2 हो गए। नहीं, 3 में मैं, तीसरी में 2 वाले आए, तीसरी में। ओके। वो हमेशा चालू ही रहा, अभी तक वही चालू है। तो फिर ये कॉलेज लाइफ में जिगीशा और योगिनी आए, तो उन्होंने मेरे मैरिज के वक्त का जो काउंसलिंग बोलते हैं ना, हेल्प करना, सब वो दोनों ने किया। तो वो सब साथ में पढ़े, मैं और जिगीशा तो साथ में ही पढ़े। तो आज के दिन में भी कभी ऐसा कोई केस आता है जहाँ पे मैं रुक जाती हूँ, तो मैं जिगीशा को फ़ोन करती हूँ, मुंबई में है वो, तो कि इसमें मुझे पता नहीं चलता है तो हम क्या कर सकते हैं जी। यहाँ पे एक रत्ना करके फ्रेंड है, वैसे बहुत सारे फ्रेंड्स अभी भी जो है, अभी तो पूरा लिस्ट है। अगर अभी के फ्रेंड्स के नाम बोले तो शायद ऐसा होगा कि किसी का जब मिस हो गया तो दूसरा एपिसोड करना पड़ेगा। और फिर जिनके नाम ले दिए और जिनके नहीं लिए वो भी तो फिर दोस्तों में ऐसा होता है कि उसका नाम लिया, मेरा नहीं, मेरा भूल गए। वही ना, अभी के जो है ना उसका नाम मैं इसलिए ही नहीं ले रही हूँ क्योंकि एक का लिया तो मुझे 15 का लेना पड़ेगा। अच्छा, इतने सारे दोस्तों में कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कोई रूठ गई हो और फिर उसको सॉरी कहने का मौका नहीं मिला, फिर तो वो बाहर चली गई या अभी है नहीं आपके साथ में, ऐसा कोई है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि 2-3 साल तक रूठना हो गया दोनों साइड से। पर मेरा एक्सीडेंट बहुत खराब हुआ था, कार एक्सीडेंट जी, और उसमें से मैं बच गई थी। तो वो फोटोग्राफ सबने देखा कि मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो उस वक्त उसने सामने से फिर मैसेज किया और फिर से कम्युनिकेशन शुरू हो गया। ऐसा एक हुआ है। और एक मित्र है कि वो अब नहीं रहे। अब नहीं है? नहीं। मतलब रूठना नहीं था, जरा भी रूठना नहीं था, लेकिन ऐसा था कि वो मित्र जैसा भी था, भाई जैसा भी था। पर वो एक बोलते हैं ना कि शायद मैं थोड़ा हेल्प करती तो, शायद मैं ज़्यादा हेल्प करती तो वो भी होता यहाँ पे। तो एक है, एक जो बोलते हैं ना कि एक मलाल रह गया। वो रह गया है, क्योंकि वो अभी है ही नहीं। तो सॉरी कहने के लिए, सॉरी तो क्या, हाथ देने के लिए हाथ ही नहीं है। तो ऐसे जो दोस्त हैं जो वक्त रहते हैं अपन और सॉरी नहीं कह पाते या उनकी मदद नहीं कर पाते, ऐसे किस्से और लोगों के साथ भी होंगे। उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहोगे उन कैमरा के, जब मौका मिले तभी आप उनसे मिल लो, देर ना करो। जैसे एक नज़्म है मुनीर नियाजी साहब की, मैं जो भी मेहमान आते हैं उनसे कहता हूँ कि उनको मनाना हो या उनसे मिलने जाना हो, देर कर देता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, महेंद्र भाई परीक, मुंबई में बार बार बुलाते थे, इतना ज़िद करते कि आ जाओ यार। हम सोचते अब ठीक है अब जाएंगे, एक दिन फ़ोन आया कि वो नहीं रहे,
तो उसका ज़िंदगी भर मतलब कैसे उनको समझाऊं, दिल को समझ में नहीं आता है। तो आप भी उन ऐसे दोस्तों को कह दीजिए कि किसी अगर कोई रूठ गया है तो जल्दी मना लो, देर करने का कोई मकसद नहीं रहता। सिर्फ दोस्त नहीं, मैं तो ये 2-3 एक्सपीरियंस के बाद मैं हर एक को ये बोलती हूँ, और अपने लिए भी मैंने, कि अगर आज अभी इस वक्त आप सीधा मेरे अंदर कोई ऐसी व्यक्ति है कि जो मेरे लिस्ट में है, कहीं पे कोई एक जगह पे थी, तो वो कोई भी हो, वो दोस्त हो या कोई भी हो, अगर आपको लगता है कि एक बार पहल करनी है, इनिशिएट करना है, तो प्लीज़ अपना ईगो, मैं क्यों करूं, मैं पहले क्यों करूं, उसकी राह मत देखना, कभी भी वेट मत करना, क्योंकि कभी कभी ऐसी वेट करने से हाथ में कुछ नहीं बचता है। अभी भी शायद आज 1-2 दोस्त ऐसे हैं जो पहले दोस्त थे, जिसके साथ खाते थे, पीते थे, एक बड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से इतनी, अभी तो शत्रुता से भी आगे के संबंध है, शत्रुता से आगे का संबंध है वो साइलेंस का है, मौन है। तो वो मौन के बीच में अगर मुझे भी अगर कभी ज़िंदगी में तक मिली, तो मैं कहीं पे भी जाके एक बार कुछ ना करके उसके साथ बैठ के चाय पीना चाहूँगी। आप भी अगर लगे कि कहीं पे कुछ रह गया है तो वेट मत करना, वो शायद दोस्त भी हो सकते हैं, वो शायद पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो भाई या बहन भी हो सकते हैं, जिसके साथ कहीं पे भी इनजस्टिस हुआ है तो बोल देना कि वो मैंने किया है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, मैं अक्सर ऐसी कोशिश करता हूँ, और यादें अनलिमिटेड का वही मकसद भी है कि हम यहाँ जो दो दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं, तो मैं भी आपको सुनाऊँ, आपको भी सुनूँ। जी। और बहुत सी बातें हम लोग दोस्तों में साथ बैठते हैं तो कर नहीं पाते हैं। जैसे बहुत अच्छी बात बताई कि ईगोस होते हैं कि मैं ही पहल क्यों करूं, और प्लस ये होता है कि अगर दो लोगों में हम कुछ स्नेह जताना हो तो किसी एक को तो आगे आना पड़ेगा, एक को तो झुकना पड़ेगा। अदरवाइज़ ज़्यादातर ये होता है कि मैं क्यों जाऊं, मैंने तो गलती की नहीं है। और मैं नहीं समझता कोई इंसान ऐसा है जिससे गलती ना हो। गलती के कई सारे रूप हैं, कुछ मुंह बना के भी निकल जाना, या अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करना, या बात ना करना, ये भी उसकी फॉर्म हो सकते हैं भूल के। जी। अगला सवाल था कि लोग आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं कि मेघना जोशी जो हैं सबको समझाती हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वो कौन सा पल था जब मेघना जी खुद भीतर से कमज़ोर महसूस हुई? ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं डरपोक हूँ। जितनी बाहर स्ट्रांग हूँ ना, उससे भी ज़्यादा अंदर से मैं डरपोक हूँ। मुझे बहुत अलग अलग चीज़ के डर लगते हैं आज भी। मुझे पता है वो डर के ट्रीटमेंट क्या होते, लेकिन डर आता है। मैं क्लासिकल केस हूँ क्लॉस्ट्रोफोबिया का आज भी, जिसके अंदर कोई भी छोटी सी चीज़ में, जैसे लिफ्ट हो, कोई भी एलिवेटर हो, कोई भी छोटी सी जगह हो, वहाँ पे मैं सांस नहीं ले पाती हूँ, और वहाँ पे मैं पैनिक बिहेवियर भी कभी आज के दिन में भी कर लेती हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे पता है कि ये मुझे होने वाला है, तो मैं अभी, मुझे पता है इसलिए, और थोड़ी ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हूँ तो अपने आप को हेल्प कर लेती हूँ, पर अंदर से मैं हूँ। और जो आपने बात बताई कि ऐसे कौन से पल थे जहाँ पे मैं टूट गई, तो एक मेरा एक्सीडेंट, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट कोविड के वक्त हुआ था, और कोई बचाने वाला आएगा नहीं आएगा, मेरी कार पूरी उल्टी थी, कार के अंदर मैं थी और कोई नहीं था, और घर पे मेरी मम्मी, मेरे घर पे मेरी मम्मी पापा थे, और मेरी मम्मी को ऐसा एक न्यूरो डिसऑर्डर था, न्यूरोलॉजिकल, कि जिसकी कोई इलाज नहीं था। तो मम्मी, मुझे पता था कि मम्मी हर रोज़ जा रही है जी। और मम्मी को एक्सीडेंट के बारे में पता चलेगा तब मम्मी का क्या होगा, वो सोच मेरे लिए सबसे ज़्यादा डेलिकेट सोच थी कि क्या होगा मम्मी का। तो एक्सीडेंट के बाद 1-2 महीने ऐसे लगे कि मैं कार ड्राइव ना कर पाऊँगी, ये
अभी मैं सब करती हूँ, पर वो सबसे डेलिकेट पॉइंट था। दूसरा था जब मम्मी नहीं रही तब मैं प्रिपेयर्ड थी। मैं साइंस पढ़ती हूँ और वैसे भी साइकोलॉजी पढ़ती हूँ, तो मुझे पता था कि कभी ना कभी इसी तरह से मम्मी का डेथ होगा, तो वो मैं प्रिपेयर्ड थी। शायद मैंने कभी प्रे भी किया था कि इसकी परिस्थिति बिगड़े उससे पहले उसको ले लेना। तो एक वो था डेलिकेट टाइम। और दूसरा एक था कि अभी भी कभी कभी लगता है, मेरा बेटा हिमालय में बहुत जाता है जी, और मैं इतनी करेजियस नहीं हूँ, ट्रैकिंग पर्वत पे जाना है, मैं इतनी करेजियस नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा बहुत था कि मेरे अंदर का डर हेरिडिटी में मेरे बच्चों पे नहीं आना चाहिए जी। तो वो ना हो उसके लिए मैं बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखती, शो करती हूँ। लेकिन जब भी मेरे दोनों बेटे हैं, वो कहीं पे ऐसे कुछ करेजियस ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कुछ चैलेंजेस है, तो आज के दिन में भी मैं बहुत ही डर जाती हूँ। तो वो एक है, वो मेरा लिमिटेशन है कि अगर बच्चों को कुछ भी हो, हर एक माँ को होता है, लेकिन ये लोग है ना ज़्यादा ही रिस्क वाली जगह पे, बड़ा बेटा बहुत ही रिस्क वाली जगह पे जाता है, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि प्लीज़ डोंट टेक रिस्क। एक्चुअली वो तो प्राउड फीलिंग होना चाहिए आपको। वो बाहर से है ना, आपने तो मुझे अंदर की बात बोली। बाहर से तो प्राउड भी है, इसके लिए मैं बोलूँ तो मैं तो स्टेज पे जाके 1 घंटा बोल दूँ कि हिमालय पे कैसे जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन बच्चों को समझ में आता है कि मम्मी डरती हैं? हम उनको समझ में नहीं, उनको पता ही है। मेरे घर में स्टिकर है यहाँ पे कि अभी डरेगी, तो उनको पता ही है कि क्योंकि वहाँ पे कोई, मैं हाइड नहीं करती हूँ ना अपने इमोशन, जो मैं हूँ वो हूँ बच्चों के सामने। राइट। अब वो इतने लोगों के जीवन को करीब से देखने के बाद आपको क्या लगता है, इंसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए तरसता है? साथ, प्यार। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर पहले सबके लिए तड़पता है, पावर के लिए, प्रेस्टीज के लिए, पैसे के लिए, पर वो है ना संतोष नहीं देता है ना। अगर मैं कोई एक आइलैंड पे चली गई, वहाँ आइलैंड पे मेरे पास सभी ब्रांडेड चीज़ें हैं, घड़ी है, ये है, राडो की घड़ी है, कपड़े हैं, सब है, लेकिन मेरे साथ नहीं है कोई, तो मैं दिखाऊंगी इसको। तो एक ये है जो ह्यूमन नीड है। और वैसे भी एंड ऑफ द डे 1, 2, 3 जो भी नंबर इतने मायने नहीं रखते, लेकिन ऐसे रिलेशन जहाँ पे आप टोटली, जिसको बोलते हैं मेंटल न्यूडिटी, जी, अनावृत करके, आप पूरे अपने इमोशन को अनावृत करके जहाँ पे रख सको, ऐसा अगर आपको कोई संबंध मिले, ऐसी कोई रिलेशनशिप मिले, तो इंसान सबसे ज़्यादा तड़पता है ऐसे संबंध के लिए कि जहाँ पे वो कुछ भी यानी कुछ भी बता सकता है। जहाँ पे ऐसा है कि मुझे इतना, जिसको सो कॉल्ड समाज की भाषा में गंदी सोच बोलते हैं ना, गंदी, अगर वो गंदी भी है तो भी वो संबंध ऐसा है जहाँ पे वो बता सके, ऐसा अगर आपको कोई संबंध मिले तो वो हमारी एक तड़प होती है। चलिए, बहुत अच्छी बात की आपने। अगले सवाल की तरफ मैं कहूँ कि आज की दुनिया में लोग मुस्कुराते बहुत हैं, लेकिन भीतर से इतने अकेले क्यों हैं? मुस्कुराहट तो ऐसा है कि ये पहले तो आपके जैसे कैमरामैन हमको बोलते थे कि मुस्कुराओ, स्माइल प्लीज, चीज करके फोटो खिंचवाने जाते थे तो जी। पर अभी तो ये स्मार्टफोन ने ही सिखा दिया है कि अगर आप सेल्फी मोड पे कैमरा करो तो आपको मुस्कुराना है। जो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, वो एयर होस्टेस हो, वो रेस्टोरेंट हो, वो बैंक के रिसेप्शन काउंटर हो, सभी जगह पे यू हैव टू स्माइल। तो स्माइल को ओवर एग्जैगरेट कर दिया है सबने मिलके जी। तो बाकी के जो इमोशंस है वो भी इमोशन ही है ना, राइट। जैसे स्माइल एक इमोशन है, एक्सप्रेशन है। पर अब जाहिर सी बात है, ये कैमरे के सामने मैं स्माइल करूंगी तो अच्छी दिखूंगी, पर जाहिर सी बात है कि अगर मुझे कुछ और इमोशन को एक्सप्रेस करना है, जैसे मुझे कुछ बात रोते रोते करनी है या फिर गुस्सा होके करनी है, तो वो आदत ही नहीं रही है। अच्छा। क्योंकि समाज के पास उसकी स्वीकृति नहीं है जी। और समाज के पास स्वीकृति नहीं है, इसलिए इंसान अंदर से अकेला हो गया है। अगर समाज ने जो वीक है
उसको एक्सेप्ट कर लिया होता तो वो अपनी वीकनेस दिखाता जी। पर जैसे आदमी को रोने का अधिकार ही नहीं है, रड़ तो नहीं पर रोने दो ना। तो रोता हुआ इंसान, चिल्लाता हुआ इंसान दिखने में अच्छा नहीं दिखता है जी। तो समाज को ब्यूटी चाहिए और ब्यूटी स्माइल में है, बाकी के एक्सप्रेशन में नहीं है। तो बाकी के एक्सप्रेशन जब हम नहीं कर पाते तो हम अकेले हो जाते हैं। चलिए कि अब हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने की तरफ है। जी जी। तो क्या आज भी आपके भीतर कहीं वो छोटी सी मेघना रहती है जो कभी कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई? लोग मेरी तस्वीर देख के ऐसा बोलते हैं और शायद आप ये शो में भी दिखा सकते हो कि मैं जो 5 साल की या 4 साल की जो थी ना वही फेस आज है। वही जो चेहरा है ना वो सेम रहा है, सिर्फ बड़ा होता गया। तो वैसे ही जैसे चेहरा भी वही रहा है वैसे मैं भी वही रही हूँ, बचपन से जैसी हूँ वैसी रही हूँ। तो जो सहजता जो है मुझे सिर्फ इतना ही है कि मैं हर एक चीज में नेचुरल बनना और नेचुरल लोग जो है उनके साथ रहना ज्यादा पसंद करती हूँ। जहाँ पे लगता है कि ये फेक सब चल रहा है मैं वहां पे भी अच्छी सेट हो जाती हूँ। आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट, तो बाकी का मैं कुछ नहीं बोलूंगी लेकिन वहाँ मैं स्टेज पे जाके पॉलिटिक्स के सम्मेलन में भी बोलने जाती हूँ। अच्छा जी। तो मुझे पता है फेक बनना क्या है, पर जो कह नहीं पा रही छोटी सी मेघना जो पहले थी जो अभी नहीं कह पा रही है, वो सिर्फ इतना ही है शायद कि क्यों मुझे बदला गया जी, क्यों मुझे बदलना पड़ा, वो शायद है। वही आप लोगों की वजह से मुझे बदलना पड़ा। बाकी मैं जो थी अंदर वो ज़्यादा सुखी थी, पर मैं अभी वो नहीं हूँ। मतलब आपको पता है कि यहाँ जहाँ जिस जगह आप प्रोग्राम या भाषण देने या स्पीच देने जा रही हैं वो ठीक नहीं, फिर भी अच्छे से वो बोलकर आती हैं। हाँ, वो क्या है, वो एक स्टेज का आदत हो गई है। अच्छा, है ना। एक मैकेनिक है वो स्कूटर का स्क्रू करता है, एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर रिपेयर करता है। वैसे ही स्टेज आर्टिस्ट जब हम बन जाते हैं ना तो वो बहुत आसान हो जाता है, शायद वो बहुत साजिक हो जाता है। उसमें मेरे इमोशंस इतने मेरे पे हावी नहीं होते। जो भी है जैसे भी है, मैंने श्रद्धांजलि के कार्यक्रम भी किए हैं, लग्न वो मैरिज फेस्टिवल्स भी किए हुए हैं, पॉलिटिक्स के भी किए हुए हैं, हर एक तरीके के कार्यक्रम मैंने किए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम बनना कुछ और चाहते हैं और बन कुछ और जाते हैं। आप क्या बनना चाहती थी? ये पहले पूछना चाहिए था। नहीं। हाँ, मैं जो हूँ अभी साइकोलॉजिस्ट, तो शायद मैं पूरी उसमें है कि मैं बराबर हूँ। जॉब के लिए इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो काम अभी जो बनना चाहने में ऐसा है कि थोड़ा मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं वो पावरफुल प्लेस पे नहीं हूँ जहाँ पे मैं होनी चाहिए थी। जी। मुझे भी जब भी कोई मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि जेलसी कैसी करनी चाहिए, तो शायद कभी कभी ऐसा होता है कि कोई यंग IAS ऑफिसर देखती हूँ ना, फीमेल IAS ऑफिसर, तब ऐसा लगता है कि शायद उस वक्त थोड़ा ओरिएंटेशन ज़्यादा मिला होता तो मैं उसमें होती। बाकी का थोड़ा बहुत ही एक्टिंग वाला है वो तो मैंने सॉल्व कर दिया अपने आप। तो बाकी का ऐसा नहीं कहा मुझे एक्ट्रेस बनना था और मैं ये बन गई, इतना वो मैं जो हूँ बराबर हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ती ना 12th साइंस में, तो शायद सही में वो मेडिसिन में जाके डॉक्टर बनती। अच्छा। कम पढ़ी, कम परसेंटेज आए तो ऐसे घुमा फिरा के डॉक्टर बनी। पर बनी तो वही जो बनना चाहती थी। नहीं, आप संगीत से भी जुड़ी रही और मैं जहाँ तक जानता हूँ, जो जानकारी ली कि आप एक सिंगर भी बनना चाहती थी। सिंगर तो ऐसा था कि घर में सब गाते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ और मेरी आवाज़ अच्छी थी, सुर अच्छे थे, लेकिन ताल में अभी भी प्रॉब्लम ही, जो पिछले 40 साल से वही प्रॉब्लम चल रहा है, ताल वाला मेरा। तो ताल का इश्यू पहले से था, वो अभी भी है। तो मैं कोरस में चल जाती थी। अच्छा, कभी मेन सिंगर जैसा था नहीं। हाँ, भरतनाट्यम का डांसर का था, बट डांसर ऑल्सो वॉज नॉट माई करियर ड्रीम।
वो एक ऐसा था कि सीखना है, जी, ऐसा नहीं था कि मुझे बड़े होकर डांसर एक्सपर्ट बनना है। है, ऐसा नहीं था कि सिंगर बनना है। हम्म, एक्ट्रेस का थोड़ा बहुत था, थोड़ा, हम्म। इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी भी बाकी है ना, वो तो बन सकते हैं। हाँ वो तो मैं बनने वाली हूँ, वो तो आई एम श्योर कि दूसरी बार ऐसा कुछ एपिसोड होगा हम्म, तो आप ऐसा बोलेंगे कि ये फिल्म में आई हुई मेघना जोशी यहाँ पे बोलने आई है। अच्छा, एज ए एक्टर मिलेंगे हम अगली जी बार जी में। जी। तो मेरा जो आपसे अगला सवाल था मेघना जी, वो था कि पूरी जिंदगी बड़े अच्छे से उतार चढ़ावों के साथ आपने जी, किसी बात का कोई अफसोस है जो आज साझा करना चाहेंगे? अफसोस वाला है ना, वो डिक्शनरी में से थोड़ा निकाल दिया है कि ये Okay. रह गया करके, क्योंकि उसमें भी शायद ये प्रोफेशनल हैजार्ड बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी इतनी सारी पढ़ी, इतना सारा काम किया, तो हम लोगों को बोलते हैं कि अफसोस के साथ नहीं रहना चाहिए। अफसोस अगर बोल सके तो हाँ इतना है कि जब बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत थी जी। जिस टाइम पे, उस टाइम पे मैं नहीं कर पाई। हम्म, अभी करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही, मैंने बोला कि मैं बहुत ही लेट हूँ। मैं कभी बहुत सक्सेसफुल राइटर को देखती हूँ, हम्म, कभी ऐसा लगता है कि मेरी 5 किताब आज तक आ जानी चाहिए थी। हम्म, तो हर एक चीज़ में ये अफसोस मेरे पास है कि शायद कभी मेरी आलस है, कभी मैंने उसके लिए प्रायोरिटी नहीं दी है। लेकिन जिस बहुत सारी चीज़ों में मैं स्कैटर्ड बहुत रह गई। जी, डांस भी अच्छा लगता है, गाना भी अच्छा लगता है, बोलना भी अच्छा लगता है, लिखना भी अच्छा लगता है। हम्म, तो ये सब ज़्यादा करने के लिए उस चक्कर में जो करना चाहिए था सही उम्र में अपने लिए, हम्म। वो मैं शायद नहीं कर पाई हूँ। अच्छा, एक सवाल और इससे इससे जुड़ा हुआ हाँ। कि अगर अभी 25 वर्ष की या 20 वर्ष की मेघना जी आपके सामने आ जाएं, तो क्या कहेंगी कि ये भूल मत करना, ये सब पहले कर लेना? हम्म, बहुत ही है कि मैरिज करने के लिए इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। हम्म, मैरिज किए ठीक है, अच्छे इंसान से किए वो भी सब ठीक है, लेकिन पहले पढ़ लेना चाहिए था थोड़ा ज़्यादा। हम्म, पढ़ा, मैंने बहुत पढ़ा है, हम्म, और मैरिज के बाद भी इतना सारा पढ़ा है, इतनी सारी डिग्रीज ली हुई है, तो उसका अफसोस नहीं है। हम्म, लेकिन जॉब के लिए एक अभी प्रोफेशनल डिससेटिस्फेक्शन लेवल जो साथ में चल रहा है ना अंदर से, जी, तो वो चल रहा है, वो असंतोष है अभी भी मेरे अंदर जी रहा है। हम्म, तो उस वक्त मुझे लगता है कि जब अभी के बच्चे को मैं देखती हूँ वो कितने क्लियर होते हैं, हम्म, तो वो मेरे में कमी थी। हम्म, तो अभी 25 साल पहले या 30 साल पहले मुझे जाने की जर्नी वो हो नहीं पाती, लेकिन कल्पना तो कर ही सकते हैं। तो एक ऐसा है कि उस वक्त निमहंस बेंगलोर में मुझे पढ़ना था, जी, या फिर कलकत्ता में जेनेटिकल इंजीनियरिंग, दो ही चीज़ ऐसी थी वो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग थी। हम्म। तो अगर आज मुझे मौका मिले एडमिशन का, तो मैं निमहंस बेंगलोर में पढ़ने जाऊं, वो मुझे पता है। क्या बढ़िया बात है। ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो भले ही आपने अपने ऊपर कहा, लेकिन ये बहुत से जो दूसरे हमारे दर्शक हैं या सुनने वाले हैं उनके लिए काफ़ी मुफीद बात रहेगी, ये फ़ायदेमंद बात रहेगी कि वक्त के साथ में जो चीज़ें जिस वक्त याद आ जाएं और समय मिले तो वो कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। और हमेशा हर एक चीज़ का एक समय होता है, हम सब बच्चों को भी बोलते हैं कि इसका एक समय होता है, तो वो समय था ना मेरे पास, तो उस वक्त क्यों फोकस नहीं हो पाई कोई एक चीज़ पे, सभी करने के लिए क्यों इतना मेरे अंदर वो भूख थी कि मैं ये भी करूँ वो भी करूँ। शायद एक ही चीज़ में मेरी ऊर्जा गई होती, मैंने समय, पावर, एनर्जी सब एक ही चीज़ में डाला होता, तो शायद जिस जगह पे मुझे मैं अपने आप को देखना चाहती थी वहाँ मैं हो पाती। जो सवाल पूछने का जो मादा था मैंने काफ़ी सारा पूछा, लेकिन अब आपकी अपनी बात और यादें हैं। आप बताना चाहती हैं कि लेकिन जो जैसे जब मैंने आपको इनवाइट किया कि आप यादें अनलिमिटेड में आई है, तो उस वक्त आप तो कुछ सोच के आए होंगे कि ये बात तो ज़रूर करोगे, तो वो अगर मैं पूछना भूल गया हूँ तो अब आप बता दें। जब आपका फ़ोन आया और ये यादें अनलिमिटेड में आना हुआ, तो मुझे लगा कि मैं नहीं बोल पाऊँगी कुछ। सबसे पहला मेरा जो निखालस जो आंसर है कैंडिड, वो ये है कि मुझे लगा था कि मुझे कुछ याद ही नहीं है और मैं नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मेरी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, अभी की जो लाइफ़ है, वो इतनी हावी हो गई है
कि जो यादों की लाइफ है ना, वो कहीं पे मैंने संजोर के छोटी सी कोई जगह पे रख दी है, जो शायद कभी कभार कोई कहानी में या फिर कोई कविता में मेरे से निकल जाती है, लेकिन यहाँ तक आई वो आपकी वजह से आई। तो सबसे पहले तो थैंक यू। मुझे पता भी नहीं था कि ये सब जो नाम मैंने बोले हुए हैं, वो नाम शायद ये सुनेंगे तो लगेगा कि अच्छा मेघा ने मुझे याद किया। तो मैं ऐसा कुछ सोच के पहले तो आई नहीं थी, पर जब मुझे बोला गया कि आपके बारे में बोलना है, तो मैं इतना बोल सकती हूँ कि पहली बार मैं अपने बारे में बोल रही हूँ। मुझे पहली बार शायद ऐसा मौका मिला है कि जहाँ पे मेरी लाइफ के बारे में मैं किसी को बता रही हूँ, किसी को, यानी कि ऐसे लोग मुझे सुनेंगे जो मुझे जानते तक नहीं है। तो एक ये है। दूसरा कि जो हम हमेशा अलग अलग लोगों को क्रेडिट देते हैं, तो मैंने बोला कि स्कूल अच्छी थी, मम्मी पापा अच्छे थे, भाई मेरा भाई है, उसके साथ आज बहुत अच्छी बात हो गई। बीच में बता दूं, मैंने मेरे भाई से पूछा, क्योंकि उसकी याददाश्त मेरे से बहुत अच्छी है, तो मैंने उसको बताया कि आज मैं ये VNM जा रही हूँ, नफीस भाई के साथ बात कर रही हूँ, तो मुझे कुछ बता कि हम लोग क्या करते थे, बच्चे थे तब। तो उसने थोड़ी 2-3 गेम्स मुझे बोली कि शेतूर का पेड़ था, शेतूर पे बैठ के हम लोग शेतूर खाते थे, फिर वो मिट्टी का किसी और के घर पे डालते थे, हाँ, मिट्टी वाला बना बना के, तो किसी के स्कूटर में पंचर करके आते थे, वो सब थोड़ी बातें बताई उसने, उसकी थोड़ी बातें बताई मुझे। फिर मैंने बोला कि तेरे बारे में शायद पूछेंगे तो मैं क्या बताऊँ। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं तो बहुत अच्छा गाती थी, पर हमारे दोनों भाई बहन के बीच में अभिमान जैसा हुआ। मैं इतना अच्छा गाती थी, पर तुझे भी सिंगर बनना था, इसलिए तूने मेरी जो शक्तियाँ थे ना, उसको बाहर नहीं आने दिया। तो ऐसे सब हंसी मजाक हुई। तो आपकी वजह से हम दोनों भाई बहन ने आज 1-1.5 घंटा बात की। वैसे हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन आज जो हमने बात की ना, वो अपने बचपन की बात की। तो शायद ऐसा है कि वो भले ये स्टूडियो में नहीं है, लेकिन जो बातें उसके साथ आज दोपहर को हुई मेरी, वो सब मेरे साथ अभी चल रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जो मैंने कभी बोली नहीं थी। बाकी तो मेरे इन-लॉ साइड जो है वो भी काफ़ी सपोर्टिव है। मेरे दोनों बेटे भी ऐसे हैं कि जो मेरी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें मेरा साथ देते रहते हैं। यहाँ स्टूडियो आने से लेके हर एक चीज़ में मेरे दोनों बेटे साथ में होते हैं। तो जो टिपिकली ऐसा होता है ना कि संघर्ष, समस्या, तो कभी एक बार ऐसा हुआ था, मैं ऐसे ही एक इंटरव्यू में गई थी, पर उन्होंने मुझे पूछा, बहुत सारा पूछा कि नहीं मैडम कुछ ऐसा संघर्ष बताइए ना, कुछ ऐसी समस्या बताइए, अब कहाँ से निकालूं। तो इतना नेचुरल नहीं था उस वक्त बोलना, तो मैंने कुछ स्टोरी बना दी थी। स्टोरी बनाने में वैसे भी एक्सपर्ट हूँ, तो मैंने ऐसी स्टोरी कुछ बना दी थी जैसे लगे कि सनसनी जैसा। पर ऐसे होल यस, यहाँ पे आने से पहले सिर्फ इतना था, यहाँ के आने के बाद भी सिर्फ इतना ही है कि अगर आज मैं बात करूँगी तो जो सही है वो करूँगी, या फिर मैं नहीं करूँगी। जो अंदर सच में चल रहा है वही मेरे मुंह से बाहर निकलेगा, या फिर वो निकलेगा ही नहीं। तो जो फ्रेंड्स है, जो ऐसे 1-2 संबंध ऐसे हैं आज भी मेरे पास, कि जो मुझे हर रोज़ एक नई मुझे समृद्धि दे रहे हैं, हर रोज़ मुझे तराश रहे हैं। तो वो सभी लोग जो मेरे तराशने में मुझे शेप देने के लिए मेरे साथ है, उन सबको मुझे थैंक यू कहना है इस माध्यम से। कि मैंने बहुत सारे पैनिक बिहेवियर्स शायद किए हैं कभी कभार, मेरे डर की वजह से। कभी कभार जिद नहीं है मेरी, इतनी जिद्दी वाला नेचर नहीं है, एडजस्टमेंट वाला है, फिर भी गुस्सा किया है तो उसको भी सॉरी कहना है। पापा 5 साल से अकेले हैं। पापा 5 साल से इंजीनियर से गज़लकार बन गए हैं। पापा गज़ल लिखने लगे हैं। तो वो बात का बहुत ही आनंद है कि मेरे से पहले मेरे पापा का पुस्तक आ गया है। मुझे था कि मेरी बुक कब आएगी, लेकिन पापा अभी मुशायरे में जाते हैं, कवि सम्मेलन में जाते हैं, पापा स्टेज पे जाके कविताएं गज़ल सुनाते हैं। तो एक बहुत ही एक आनंद रहता है कि मम्मी
पापा की गज़लों में अभी भी जिंदा है, मम्मी सांस ले रही है पापा की गज़लों में। तो फिर भी अगर सॉरी कहना है तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि कभी कभार मैं गुस्सा हो जाती हूँ कि मेरे जो टेंट्रम्स है जो नहीं निकलने चाहिए, कभी कभार हस्बैंड पे, कभी कभार पापा पे, वो निकल जाते हैं। तो वो एक है कि मुझे कंट्रोल कर लेना चाहिए था, पर फिर मैंने बोला ना कि वो इंटरनल सर्कल वाले में वो दोनों है तो उनको तो भुगतना पड़ेगा। तो 2-3 लोग तो ऐसे रखे हैं कि जिनको जो मैं हूँ वो वही मैं रहूँगी और उनको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब एक साइकोलॉजिस्ट दूसरों को गुस्से से रोकता है जी। और खुद गुस्सा कर सकता है क्योंकि हम इंसान हैं। अरे गुस्सा नहीं किया तो वो अनहेल्दी है। हाँ, गुस्से की वजह से रिग्रेट हो गया, गुस्से की वजह से, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं अपने आप को हर्ट करूँ, हर्ट वो फिजिकल हो या इमोशनल हो, या फिर मैं गुस्से की वजह से आपको हर्ट करूँ, वो फिजिकल हो या इमोशनल हो, तो वो गुस्सा कहीं पे कंट्रोल मैनेजमेंट करना, कंट्रोल तो नहीं, मैनेजमेंट। एंगर शुड बी मैनेज्ड एंड नॉट बी कंट्रोल्ड। तो गुस्सा इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इमोशन। तो वो ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा कोई रिग्रेट है कि मेरे से गुस्सा हो गया, ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है। पर यस, आई ऑलवेज मैनेज माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मेरी जो हमेशा है कि जो मेरे साथ के अंदर का जो एक कश्मकश बोलो, युद्ध बोलो, जो क्लाइंट के साथ भी होता है, मेरे खुद के साथ होता है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। वो मैं हर रोज डेवलप करने की ट्राई करती हूँ। चलिए अभी प्रोग्राम को आखिर करें, फिर दोबारा किसी और वक्त आपको फिर दोबारा बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना जी, आप आई हमारे वहाँ और ढेर सारी आपने अपने अनुभव साझा किए और ऐसी बातें बताई जो आपके कहे अनुसार के अभी तक किसी और जगह आपने वो बातों को साझा नहीं किया। तो मैं फिर तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यादें अनलिमिटेड टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नफीस भाई। और मैं हमेशा ये एक मोमेंट, ये जो 1 घंटा जो है, वो घंटा शायद अभी मुझे आत्मकथा तरफ साइड शायद ले जाएगा, क्योंकि आपने पहली बार अंदर से सब निकाला है। तो ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि अभी तक सिर्फ मैं काउंसलर थी, आज से आप भी हो गए हो। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। अगर आप ऐसा कहते हैं तो जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि यादों को बोझ मत बनाइए, उन्हें अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि जो यादें हमें रुलाती हैं वो वही हमें फिर से मुस्कुराने का हौसला भी देती हैं। अपनी यादों को सहज रखिए, क्योंकि अंत में हमारे पास सिर्फ यही तो बचता है। इन्हीं एहसासों के साथ फिर मिलेंगे उस कार्यक्रम में जिसका नाम है यादें अनलिमिटेड, अनकही कहानियाँ और कुछ यादें ज़िंदगी की। नमस्कार।